फिर अर्जुन सिगरेट को फेंक देता है और एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद करके अपनी दोनों बाहें को फैलाकर बोलता है, मैंने परख नहीं कभी तुझे, लेकिन समझा हर लिहाज से है। अनजाने में एक रिश्ता जोड़कर तुम मेरी जिंदगी में शामिल हुई हो, लेकिन ये रिश्ता निभाना तुम्हें उम्र भर है। मिसेस चाहत अर्जुन सिंह शेखावत, वेलकम टू माई वर्ल्ड। क्योंकि अब तुम्हें मेरी दुनिया में हमेशा के लिए रहना है। अब आगे। चाहत का कमरा। आज चाहत को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। चाहत सोने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन चाहत को नींद ही नहीं आ रही थी। चाहत बिस्तर पर करवट बदल रही थी, और जब चाहत से और बर्दाश्त नहीं होता तो चाहत इरिटेट होकर बिस्तर पर बैठ जाती है और गुस्से में खुद से बोलती है, ये कैसी बेचैनी है, आज से पहले ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ। पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। कुछ तो होने वाला है। बस कर, चाहत कितना सोचेगी, अब तक जो हुआ है वो काम था क्या जो इससे भी गलत होगा। बस अब सोचना बंद कर, आंखें बंद करके चुपचाप सो जा। और फिर चाहत जबरदस्ती अपनी आंखें बंद करके बिस्तर पर लेट जाती है, और कुछ देर बाद चाहत को नींद भी आ जाती है। आधी रात का वक्त। चाहत गहरी नींद में सो रही थी और चांद की मध्य रोशनी कमरे में आ रही थी। और तभी चाहत के कमरे का दरवाजा खुलता है और एक लंबी सी परछाई उसके कमरे में इंटर होती है। चाहत बिस्तर पर कंबल में शुक्र कर सो रही थी, क्योंकि चाहत की कमरे की विंडो खुली हुई थी, जिसे ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी, जो कमरे की हीटर की गर्मी को बिल्कुल ठंडा कर रही थी। और इसीलिए चाहत को बहुत ठंड लग रही थी। ठंडी हवा का झोंका चाहत के कमरे में तेजी से आता है, जिससे चाहत के बाल हवा में उड़कर उसके चेहरे पर आ जाते हैं। कमरे में आई लंबी सी परछाई चाहत के चेहरे पर पड़ती है और बहुत ही ध्यान से चाहत को देखने लगती है। और ये परछाई किसी और की नहीं बल्कि अर्जुन की थी। अर्जुन ही था जो आधी रात में चाहत को देखने के लिए उसके कमरे में आया था, क्योंकि अर्जुन को भी चाहत की तरह नींद ही नहीं आ रही थी। अर्जुन चाहत को देखने के लिए उसके कमरे में आया था। चाहत सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी और चांद की चांदनी उसके चेहरे को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। अर्जुन बहुत ही आराम से चाहत के बराबर में उसी के बेड पर बैठ जाता है और हाथ बढ़ाकर चाहत के चेहरे पर आ रहे बालों को साइड करता है। अर्जुन देखता है कि चाहत को ठंड लग रही है। अर्जुन की नज़र खुली हुई खिड़की पर जाती है। अर्जुन उस खिड़की को देखकर मुस्कुरा देता है। अर्जुन चाहत के कंबल को हटाकर चाहत के बराबर में लेट जाता है और चाहत को अपनी बाहों में भर लेता है और कंबल से अच्छी तरह से कर लेता है। चाहत को भी गर्माहट का एहसास होता है और चाहत और भी ज्यादा अर्जुन से चिपक जाती है। अर्जुन के चेहरे की स्माइल और भी गहरी हो जाती है। अर्जुन प्यार से चाहत का माथा चूम लेता है और चाहत को अपनी बाहों में कस लेता है। अगली सुबह के 5 थे और सुबह के 5 ही अर्जुन की आंखें खुल जाती है। अर्जुन आंखें खोलता है तो अर्जुन की आंखों के सामने चाहत का खूबसूरत चेहरा आ जाता है और चाहत को देखकर अर्जुन फिर से मुस्कुरा देता है। अर्जुन चाहत के चेहरे को देखते हुए बोलता है, बहुत जल्द तुम्हारी हर रात अर्जुन सिंह शेखावत की बाहों में गुजरेगी। अर्जुन प्यार से चाहत के चेहरे को देखता है और धीरे से चाहत के होठों को चूम लेता है। और फिर अर्जुन बिस्तर से उठ जाता है और खिड़की के पास जाकर खिड़की को अच्छे से बंद कर देता है और चाहत अच्छे से कंबल उड़ाकर कमरे से चला जाता है। सुबह के 7 चाहत अंगड़ाई लेते हुए बिस्तर पर उठकर बैठ जाती है। चाहत को एक जानी पहचानी सी खुशबू आने लगती है। चाहे चारों तरफ कमरे में देखती है, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता। फिर चाहत खुद को ही स्माइल करती है तो चाहत पाती है कि ये जानी पहचानी सी खुशबू उसके खुद के अंदर से आ रही है। चाहत खुशबू को पहचानने की कोशिश करती है और जैसे ही चाहत को खुशबू का एहसास होता है तो चाहत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और चाहत खुद को ही डांटे हुए बोलती है, तू पागल हो गई है। चाहत कुछ भी सोचने लगती है, ऐसा कैसे हो सकता है? अर्जुन सर की स्मेल मेरे अंदर से कैसे आ सकती है? मतलब कुछ भी, अब ज्यादा सोचना बंद कर और जल्दी से तैयार हो जा।
इससे पहले कि अर्जुन सर का गुस्सा तुझ पर ही बरस पड़े। फिर स्माइल का तो पता नहीं, पर हाँ, डांट तुझे जरूर अच्छी वाली पड़ेगी। और फिर चाहत जल्दी से तैयार होती है और बाहर आ जाती है। अर्जुन ने अपना चॉपर सीधा होटल पर ही मंगवा लिया था, क्योंकि अर्जुन अब सफल नहीं करना चाहता था। अर्जुन, विक्रांत, चाहत तीनों ही अपने शहर देहरादून के लिए निकल जाते हैं और कुछ ही घंटे में तीनों देहरादून पहुंच जाते हैं। इस वक्त अर्जुन, विक्रांत और तीनों ही गाड़ी में बैठ कर जा रहे थे और तभी चाहत के मोबाइल पर मैसेज आता है। चाहत मैसेज देखती है और फिर धीरे से अर्जुन को बोलती है, सर, क्या आज की मुझे छुट्टी मिल सकती है? मुझे घर जाना है, कुछ इम्पोर्टेंट काम है। अर्जुन कुछ सोचते हुए बोलता है, ठीक है, कल सुबह टाइम से आज। अर्जुन अपने ड्राइवर को बोलता है, ड्राइवर, गाड़ी चाहत के घर की तरफ ले लो। चाहत अर्जुन को मना करते हुए बोलती है, नहीं सर, आप मुझे यही उतार दीजिए, मुझे मार्केट में कुछ काम भी है, मैं वही काम पूरा करके घर जाऊंगी। चाहत की बात सुनकर अर्जुन ड्राइवर को इशारा करता है और ड्राइवर साइड में गाड़ी रोक देता है। चाहत गाड़ी से निकलती है और जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन कुछ सोचकर रुक जाती है। अर्जुन चाहत को रुके हुए देखकर बोलता है, क्या हुआ, कुछ कहना है? चाहत अपने बैग में से कुछ निकलती है और अर्जुन को देते हुए बोलती है, सर, ये मंगलसूत्र आपका, जो आपने मुझे शिमला में पहनाया था। चाहत के हाथों में मंगलसूत्र देखकर अर्जुन की नीली आंखें गुस्से से लाल हो जाते हैं और अर्जुन अपनी लाल आंखों से चाहत को घूर कर देखने लगता है। अर्जुन गाड़ी में बैठा था। चाहत बाहर खड़ी थी और चाहत ने मंगलसूत्र को हाथ में ले रखा था। इसीलिए चाहत को पता नहीं चल रहा था कि अर्जुन गुस्से में है, क्योंकि अर्जुन का चेहरा चाहत को दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन गुस्से में गाड़ी से बाहर निकलता है और फिर चाहत को गुस्से में घूर कर देखते हुए कहता है, तुमने अपने मंगलसूत्र को गले से क्यों उतरा? अर्जुन का गुस्सा, अर्जुन का सवाल दोनों ही चाहत की समझ में नहीं आते और चाहत सवालिया नजरों से अर्जुन को देखने लगती है। चाहत को खामोश देखकर अर्जुन चिल्लाकर कहता है, I asked you something. Answer me. अर्जुन के इस तरह चिल्लाने पर चाहत घबरा जाती है और घबराहट से चाहत अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन अब भी अर्जुन चाहत को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। चाहत डरते हुए कहती है, वो शादी तो नाम की शादी थी, नकली शादी थी, इसीलिए तो ये मंगलसूत्र मैंने आपको देने के लिए ही उतरा था। चाहत की बात सुनकर अर्जुन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अर्जुन चाहत की दोनों बाजुओं को कसकर पकड़ लेता है और उसे घूमकर गाड़ी से लगा देता है। नकली शादी? हाँ, नकली शादी। मुझे जरा बताओगी कि नकली शादी कैसे थी? कैसे नकली शादी थी? तुम्हारी मांग में जो मैंने सिंदूर भरा था, क्या वो नकली था? तुम्हारे गले में जो मैंने मंगलसूत्र पहनाया था, वो नकली था? या फिर शादी की मंडप में पंडित वो बैठा था, वो नकली था? या वो पंडित जो मंत्र पढ़ रहा था, वो नकली था? अर्जुन चाहत की बाजू को झंझोतते हुए बोलता है, बताओ क्या नकली था? हाँ, नकली था क्या? अर्जुन का गुस्सा देखकर चाहत जल्दी जल्दी अपनी गर्दन नामे हिलने लगती है, लेकिन फिर भी चाहत हिम्मत करके कहती है, हाँ, वहां पर कुछ भी नकली नहीं था, सब कुछ असली था। पंडित भी असली था, सिंदूर भी असली था और मंगलसूत्र भी असली था और वो शादी के मंत्र वो भी असली थे। लेकिन आपने कहा था कि शादी हम सिर्फ मजबूरी में कर रहे हैं, इस शादी का कोई मतलब नहीं होगा। तो अब आप क्या चाहते हैं मुझसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप मुझे साफ साफ बताइए, आप क्या चाहते हैं? चाहत की बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है और अर्जुन एक शब्द में कहता है, तुम। अर्जुन की बात सुनकर चाहत हैरानी से अर्जुन को देखने लगती है। चाहत हकलाते हुए बोलती है, सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? चाहत को अब एक अनजाना सा डर लग रहा था। चाहत खुद को अर्जुन से छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी और अब अर्जुन के कुछ ऐसे शब्द चाहत के कानों में पड़ते हैं जिस पर चाहत को बिल्कुल विश्वास नहीं होता।
शादी हुई है हमारी, और वो भी पूरी रीति रिवाज के साथ। अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का समय है। अपने घर पर जाओ और घर पर सबको बताओ कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। हफ्ते के पूरे 7 दिन तुम्हारे पास है अपने घरवालों को समझने के लिए। 8वें दिन अगर तुम नहीं आई तो मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर से लेने के लिए आ जाऊंगा, और मुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा। ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। इतना बोलकर अर्जुन चाहत को छोड़ देता है और चाहत के हाथ से मंगलसूत्र लेकर उसके गले में पहना देता है, और फिर चाहत को साइड करता है और गाड़ी में बैठ जाता है। अर्जुन के गाड़ी में बैठते ही गाड़ी वहां से हवा की तरह गायब हो जाती है, और चाहत गुमसुम सी उस डायरेक्शन में देख रही थी जहां से अभी अभी अर्जुन गया था। और अब चाहत को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आसपास की दुनिया ही हिल गई हो, क्योंकि चाहत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक ही पल में क्या से क्या हो गया। उसकी तो पूरी दुनिया ही पलट गई। चाहत को अपनी आसपास की दुनिया भी अब ब्लैक नजर आ रही थी। चाहत को अपने आसपास सब कुछ खाली खाली लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि अचानक से उसके सारे रास्ते बंद हो गए थे। दूसरी तरफ मुंबई के एक रेस्टोरेंट में कुछ लड़कियों का ग्रुप था जो कि रेस्टोरेंट में बैठकर किसी चीज को सेलिब्रेट कर रहे थे, और उन लड़कियों के बीच में एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी जो इस पार्टी को दे रही थी। और अब वही खूबसूरत लड़की बोलती है, आज मुंबई में मेरा आखिरी दिन है और ये पार्टी तुम्हारी इसी खुशी में है कि मैं कल अपने घर अपने शहर वापस जा रही हूं। तभी उसकी एक सहेली बोलती है, तू सच में वापस जाना चाहती है? मतलब उसे शहर में है ही क्या सिवाय जंगलों के? लड़की गुस्से में अपनी सहेली से कहती है, खबरदार, जो मेरे शहर के बारे में कुछ भी कहा, यहाँ पर क्या है सिवाय पॉल्यूशन के? मेरा शहर सिर्फ जंगलों से घिरा हुआ नहीं है, बल्कि प्रकृति की खूबसूरती से सजा हुआ है। तुम चलो मेरे साथ देहरादून, तब मैं तुम्हें देहरादून की खूबसूरती दिखाऊंगी, और तब तुम मुझे बताना कि मेरा शहर जंगलों से घिरा है या फिर खूबसूरती की मिसाल है। उसे लड़की की दूसरी सहेली रहती है, जी जी बिल्कुल रिंकी कपूर, हम आपके शहर जरूर आएंगे, लेकिन अभी तुम अपना देहरादून पुराण बंद करो। रिंकी इस खूबसूरत लड़की का नाम था देहरादून के एक फेमस राइटर जय कपूर की बेटी। रिंकी की सहेली आगे कहती है, और अब तुम मुझे यह बताओ कि कल जो हमने शर्त लगाई थी और शर्त में तुम हार गई थी, और फिर तुमने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम तुम्हें जो भी करने के लिए बोलेंगे तुम वही करोगी। रिंकी, हाँ ठीक है, मुझे याद है। मैंने क्या कहा था तो बताओ मुझे क्या करना है। रिंकी की सहेली जिसका नाम प्रिया था, प्रिया रिंकी से कहती है, देखो वो जो रेस्टोरेंट का गेट है, उसे गेट से जो भी रेस्टोरेंट के अंदर आएगा। रिंकी प्रिया की बात को बीच में काटते हुए ही बोलती है, अगर तुम यह कहने वाली हो कि जो भी सामने से आएगा मुझे उसे किस करना होगा, तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। प्रिया हंसते हुए कहती है, ओ मैडम, ये 2023 है और कुछ दिनों बाद 2024 शुरू हो जाएगा, और तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं ये तुम्हें 1999 वाले डेयर दूंगी करने के लिए? नहीं, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, जो भी अंदर आएगा उसे तुम्हें आज रात सेड्यूस करना होगा। प्रिया की बात सुनकर रिंकी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, और उसकी बाकी सहेलियों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है, और सभी लड़कियां बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन तभी रिंकी गुस्से में चिल्लाकर कहती है, तुम पागल हो गई हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली समझी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम ऐसा बोल भी कैसे सकती हो? प्रिया रिंकी को समझाते हुए कहती है, तू परेशान क्यों हो रही है, हमें पता है हम क्या बोल रहे हैं, और जो भी हम बोल रहे हैं बहुत ही सोच समझकर बोल रहे हैं। देख, हम सब तेरे साथ रहेंगे, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हम हैं ना तुझे बचाने के लिए। तुम लोग सच में पागल हो गए हो, मैं बोल दिया ना कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। दूसरी सहेली, यार एक सिंपल सा मजाक है, तो इस बात को इतना सीरियस क्यों ले रही है, जब हमने बोल दिया कि हम तेरे साथ रहेंगे। बेवजह मूड खराब कर रही है, तुझे वही करना होगा जो हम तुझे बोलेंगे। और फिर एक एक करके सारी सहेलियां रिंकी के पीछे पड़ जाती है,
और फिर रिकी को सबके सामने हार मरनी पड़ती है। अब सभी लोग नजरें टिक कर बस दरवाजे की तरफ देख रहे थे और तभी दरवाजे से एक बहुत ही हैंडसम लड़का अंदर आता है, जिसे देखकर रिंकी मुंह बनाते हुए, ये लड़का इस सेड्यूस करना होगा। बिल्कुल नहीं, इसका तो मैं मुंह तोड़ दूंगी। प्रिया उसे लड़के को देखते हुए कहती है, यार कितना हॉट और हैंडसम लड़का है, इसे तो मैं बिना शर्त के ही सेड्यूस करने के लिए तैयार हूं। क्या तू इससे पहले से जानती है? क्या तू इसका नंबर दिलवा सकती है? शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हें कहाँ से ये हॉट और हैंडसम नजर आ रहा है? लंगूर जैसी तो शक्ल है इसकी। दूसरी सहेली, यार तेरी आंखें सच में खराब हो गई है। इतना हॉट और हैंडसम बंदा तुझे लंगूर जैसा लग रहा है। चल वो सब छोड़, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुझे इसी लड़के को सेड्यूस करना है, समझी तू? चाहत अपने घर पहुंचती है और हाल में ही उसे कुछ लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर चाहत की आंखें गुस्से से छोटी हो जाती हैं। और उन्हीं लोगों के साथ चाहत की मामी सुनीता और उनकी बेटी सीमा भी बैठी हुई थी। उन लोगों को देखकर चाहत सारा मामला समझ जाती है। जब मुस्कान की नज़र चाहत पर पड़ती है तो मुस्कान चाहत के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर आती है। मुस्कान के चेहरे पर आज बहुत ही प्यारी मुस्कान थी। मुस्कान हाल में आकर देखती है कि एक फैमिली हाल में बैठी हुई थी और उनके साथ एक 35 से 40 साल का लड़का भी बैठा हुआ था, जो दिखने में काफी मोटा था और उसका पेट भी बाहर निकला हुआ था और सर के आगे के बाल भी उड़े हुए थे। मुस्कान, मिसेस मेहरा ये है मेरी बेटी चाहत और चाहत यह है मिस्टर एंड मिसेस मेहरा और उनका बेटा गौरव। चाहत उन्हें देखकर बनावटी मुस्कान अपने चेहरे पर लाकर अपने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते बोलती है। मुस्कान, बेटा एक काम करो, मैंने तुम्हारे कपड़े ना निकल कर बेडरूम में रख दिए हैं, तुम फ्रेश होकर चेंज करके आ जाओ। चाहत अपनी गर्दन हाँ में हिलती है और अपने कमरे में चली जाती है। चाहत बेड पर दिखती है तो वहां पर एक प्लाजो सूट रखा हुआ था, जिसे देखकर चाहत की आंखें गुस्से में छोटी हो जाती हैं। मतलब साफ था, चाहत की मामी फिर से चाहत के लिए एक नया रिश्ता ढूंढ कर ले आएगी। दूसरी तरफ हाल में सुनीता मुंह बनाकर मुस्कान से कहती है, देखा तुम्हारी बेटी कितनी बदतमीज हो गई है, उसने एक बार भी हमारी तरफ नहीं देखा और ना ही हमसे नमस्ते करी, बड़ों का सम्मान करना भी भूल गई है। तुम्हारी बेटी दिन पर दिन बदतमीज होती जा रही है। नहीं, वो चाहत अभी इतने लंबे सफर से आई है ना, इसीलिए थक गई होगी और आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया होगा। और तभी सुनीता की नज़र सीढ़ियों से नीचे आ रही चाहत पर जाती है। चाहत को देखकर सुनीता की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और सुनीता मुस्कान को ताना मारते हुए बोलती है, सही कहा, तुमने लंबे सफर से आई है, थक गई होगी, इसीलिए तो उसने तुम्हारी भी बात का सम्मान नहीं रखा। जरा देखो पीछे मुड़कर कैसे उटपटांग कपड़ों में नीचे चली आ रही है। मुस्कान पीछे पलट कर देखती है तो चाहत सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रही थी। चाहत ने एक सिंपल लोअर और एक ढीली सी शर्ट पहनी हुई थी। बालों का एक मैसी बन बना रखा था और अपने चेहरे पर वही मोटा सा चश्मा लगा रखा था। चाहत को हमेशा वाले अवतार में देखकर मुस्कान को भी चाहत पर गुस्सा आता है। मुस्कान चाहत के पास जाकर चाहत से कहती है, चाहत ये क्या पहना है तुमने? मैंने तुमसे कहा था ना कि जो कपड़े मैंने तुम्हारे लिए निकल कर रखे हैं वही पहनना, फिर तुम क्यों ये कपड़े पहन कर आई? चाहत, चिल मॉम, अगर उन लोगों को मुझे पसंद करना है तो मुझे वैसे पसंद करे जैसे हूं। और चाहत अपनी मॉम की साइड से निकालकर उन लोगों के सामने रख सोफे पर जाकर अपने दोनों पैर ऊपर करके बैठ जाती है। जी आंटी जी, मैं जानती हूं कि आप लोग यहाँ पर रिश्ता लेकर आए हैं, तो पूछिए, क्या पूछना है आपको मुझसे? चाहत का ऐसा रूप देखकर मिस्टर एंड मिसेज मेहरा दोनों ही एक दूसरे को आपस में देखने लगते हैं। चाहत, हाँ तो आपने क्या नाम बताया था अपना? हाँ, गौरव। गौरव? गौरव कितना कमा लेते हैं आप महीने का? चाहत का सवाल सुनकर गौरव अपनी गले की टाई को ठीक करते हुए अपने गले को साफ करके कहता है, जी 25,000। मैं महीने का 40,000 कमाती हूँ।
और अब लड़के की बोलती बंद हो जाती है और मिस्टर एंड मिसेज मेहरा को भी चाहत के इस तरह बात करने पर बहुत गुस्सा आता है और मुस्कान को भी चाहत का इस तरह बात करना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मिस्टर एंड मिसेज मेहरा दोनों ही अपनी जगह से खड़े होते हैं और मिस्टर मेहरा गौरव से कहते हैं, चलो बेटा, यहाँ से हम यहाँ पर अपनी बेइज्जती करने के लिए नहीं आए थे। जब आप लोगों को रिश्ता करना ही नहीं था तो हमें यहाँ बुलाकर हमारा समय क्यों बर्बाद किया? चाहत, 1 मिनट अंकल, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। आपने अभी कहा कि आप यहाँ पर अपनी बेइज्जती कराने नहीं आए थे, तो आप अपनी बेइज्जती कराने के लिए कहाँ जाते हैं? चाहत की बात सुनकर तीनों को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और तीनों वहां से गुस्से में चाहत को घूरते हुए चले जाते हैं। और उन लोगों के इस तरह चले जाने पर और चाहत के इस तरह उन लोगों के साथ बदतमीजी करने पर मुस्कान को भी बहुत गुस्सा आता है। मुस्कान गुस्से में चाहत को देखती है। चाहत अपनी सफाई में कुछ बोलती कि उससे पहले ही मुस्कान एक जोरदार थप्पड़ चाहत के गाल पर मार देती है और फिर बिना चाहत से कुछ भी बोले अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। सुनीता और उसकी बेटी सीमा दोनों के ही चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। सुनीता चाहत के पास आकर चाहत से कहती है, तुम्हारा बाप भी ऐसे ही बदतमीज था और तुम भी पूरी अपने बाप पर गई हो। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसी नाजायज लड़की से शादी करने के लिए कोई राजकुमार आएगा? चाहत मुस्कुरा कर रहती है, मुझे किसी राजकुमार की जरूरत भी नहीं है। मैं खुद के लिए और अपनी माँ के लिए काफी हूँ। चाहत की बात सुनकर सुनीता को भी बहुत गुस्सा आता है और सुनीता भी गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। रात का वक्त, मुंबई स्टार होटल। एक बहुत ही हैंडसम लड़का स्विमिंग पूल के किनारे बैठे हुए अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। लड़का काम करने में इतना बिजी था कि उसे आसपास के लोगों से कोई मतलब नहीं था। ये कोई और नहीं बल्कि मोंटी था। और तभी स्विमिंग पूल से छापक की आवाज आती है और पानी की कुछ बूंदें मोंटी के चेहरे पर जाकर गिरती है। मोंटी स्विमिंग पूल की तरफ देखा है तो वहां पर एक लड़की जिसने एक क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स पहने हुआ था पानी में किसी जलपरी की तरह तैर रही थी। और मोंटी जब उसे लड़की को देखता है तो देखता ही रह जाता है और उस लड़की को देखकर मोंटी की आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि क्लब में जिस लड़की को मोंटी ने किस किया था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रिंकी थी। रिंकी स्विमिंग करते हुए एक गाना गुनगुनाने लगते हैं, हमारा हाल हम क्या बताएं, पास आओगे तो जान जाओगे, हमारा हाल हम क्या बताएं, पास आओगे तो जान जाओगे। मोंटी कुछ देर रिंकी को देखता है और फिर अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए वापस से अपने काम में लग जाता है। रिंकी जब देखी है कि मोंटी की तरफ नहीं देख रहा तो उसका मुंह उतर जाता है। रिंकी फिर से अपने हाथों को बहुत ही सेडक्टिव तरीके से मूव करते हुए दोबारा कोशिश करती है। तरफ दिल की हम क्या बताएं, दिल लगाओगे तो जान जाओगे, हमारा हाल हम क्या बताएं, पास आओगे तो जान जाओगे। रिंकी स्विमिंग पूल से बाहर निकालकर बड़ी ही स्टाइल से चलते हुए मोंटी के पास आती है। रिंकी मोंटी के लैपटॉप को अपनी एक उंगली से बंद कर देती है और मोंटी के चेहरे पर झुकते हुए अपनी एक उंगली उसके गाल पर बड़े ही सेडक्टिव तरीके से चलती है और फिर मोंटी के लैपटॉप को साइड में रखकर उसकी गोद में बैठ जाती है और आगे की लाइन गाती है, तुमसे यह कहना है यह शाम हमें दे दो, कुछ भी खता कर लो इल्जाम हमें दे दो, तुमसे यह कहना है यह शाम हमें दे दो, कुछ भी खता कर लो इल्जाम हमें दे दो, तुम रात भर मेरी बाहों में खो जाओ। रिंकी अपनी पीठ को मोंटी के सीने से लगाते हुए पीछे की तरफ झुकती है और मोंटी के दोनों हाथों को पकड़कर अपने पेट पर रख लेती है। यह जो इकरार संग जी लिए तो जिंदगी भर न भूल पाओगे। मोंटी अपने दोनों हाथ रिंकी के हाथों से छोड़ता है और रिंकी को धक्का देकर खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी रिंकी मोंटी का हाथ पकड़ लेती है। हमारा हाल हम क्या बताएं, पास आओगे तो जान जाओगे, तड़प दिल की हम क्या बताएं, दिल लगाओगे तो जान जाओगे। रिंकी मोंटी के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और अपने दोनों हाथ मोंटी के सीने पर बड़े ही सेडक्टिव तरीके से चलने लगती है। मोंटी फिर से रिंकी के हाथ झटक देता है और वहां से जाने लगता है। रिंकी फिर से मोटे का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है।
होठों से होठों की शबन चुरा लो तुम इस रात में, जल जल के हर आग बुझे लो तुम। होठों से होठों की शबन चुरा लो तुम इस रात में, जल जल के हर आग बुझे लो तुम। यह जिस्म प्यासा है, ख्वाहिश मेरी समझो। रिंकी मोंटी के सामने आती है और अपनी दोनों बाहें मोंटी के गले में डाल देती है और मोंटी की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेती है। फिर रिंकी अपनी एक उंगली मोंटी के सीने पर चलने लगती है। मोंटी जो इतनी देर से खुद को कंट्रोल कर रहा था, अब बहकने लगता है। मोंटी अपना एक हाथ रिंकी की कमर में डालता है और खुद से चिपक लेता है। ऐसा होते ही रिंकी झट से अपनी आंखें खोल मोंटी को देखने लगती है। यह दिल की बात हमको यकीन है, धीरे धीरे तुम मान जाओगे हमारा हाल हम क्या बताएं। रिंकी को अब मोंटी की आंखों में मदहोशी नजर आ रही थी। मोंटी का एक हाथ रिंकी की कमर पर था और मोंटी दूसरे हाथ से रिंकी की गर्दन को पकड़ लेता है और उसके होठों की तरफ झुकने लगता है। रिंकी को डर लग रहा था और रिंकी अपना चेहरा पीछे करने लगती है। पास आओगे तो जान जाओगे, तड़प दिल की हम क्या बताएं, दिल लगाओगे तो जान जाओगे। मोंटी रिंकी के होठों पर अपने होंठ रख देता है और रिंकी को बहुत ही पैशनेटली किस करने लगता है। रिंकी मोंटी की बाहों में झटपट आने लगती है। रिंकी मोंटी को उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मोंटी हिल भी नहीं रहा था। रिंकी को अपने होठों में दर्द होने लगता है तो रिंकी दर्द से अपनी आंखें बंद कर लेती है। मोंटी रिंकी के होठों को टॉर्चर कर रहा था और रिंकी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। काफी देर तक रिंकी के होठों को टॉर्चर करने के बाद मोंटी रिंकी को झटका से छोड़ देता है। रिंकी के होठों से खून निकल रहा था और मोंटी के होठों पर भी रिंकी के होठों का खून लग गया था। मोंटी रिंकी को देखते हुए अपने अंगूठे से खून को साफ करता है और अपना लैपटॉप उठाकर वहां से चला जाता है। रिंकी को मोंटी का ऐसा बिहेवियर बिल्कुल समझ नहीं आता। रिंकी हैरान नजरों से मोंटी को जाते हुए देख रही थी। रात का वक्त। चाहत अप्रैल पहनकर किचन में खड़ी थी और खाना बना रही थी। खाना बनाने के बाद चाहत खाने को प्लेट में निकलती है और फिर हाथ में लेकर उसकी खुशबू को सूंघते हुए बोलती है, माँ की फेवरेट पाव भाजी तो तैयार है। अब देखती हूँ कि माँ कब तक मुझसे नाराज रहती है। चाहत खान की प्लेट को लेकर मुस्कान के दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है और फिर धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर झांकता है। मुस्कान बिस्तर पर बैठी हुई थी और साइड का लैंप चल रहा था। मुस्कान ने अपनी आंखों पर चश्मा लगा रखा था और हाथ में एक किताब पकड़ रखी थी। चाहत एक गहरी सांस लेती है और कमरे के अंदर जाते हुए कहती है, माँ देखो मैंने आपके लिए आज क्या बनाया है, आपकी फेवरेट पाव भाजी। मुस्कान किताब से नजर हटाकर बस एक नजर चाहत को देखती है और वापस से अपनी किताब में देखते हुए बोलती है, ठीक है टेबल पर रख दो, भूख लगेगी तो खा लूंगी। मुस्कान का ऐसा रुख जवाब सुनकर चाहत का चेहरा उतर जाता है और चाहत प्लेट को टेबल पर रखकर धीरे कदमों से अपनी माँ के पास आती है। चाहत अपना सर झुकाकर धीरे से कहती है, आई एम सॉरी माँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई प्रॉमिस मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी, कभी किसी से बदतमीजी से बात नहीं करूंगी और अगली बार जब मामी मेरे लिए 50 साल के बुढ़े का या फिर गांजे का किसी का भी रिश्ता लेकर आएंगे तो मैं हाँ कर दूंगी। चाहत अपने कान पकड़कर मुस्कान से बस जो मुंह में आ रहा था बोले जा रही थी और चाहत की बात सुनकर मुस्कान को अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी। मुस्कान, ठीक है, अब ड्रामा करना बंद करो, चाहत खुशी से कहती है। तो क्या आपने मुझे माफ कर दिया माँ? मुस्कान, माफी तुम्हें मिल जाएगी लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी सजा पूरी करनी होगी। चाहत सवालिया नजरों से मुस्कान को देखते हुए कहती है, सजा, कैसी सजा माँ? और फिर मुस्कान मुस्कुराते हुए कहती है, यही कि पूरे एक हफ्ते तक तुम अपने हाथों का टास्टी डिनर बनाओगी। तुझे पता है ना मुझे तेरे हाथ का खाना कितना पसंद है, और जल्दी से ये पाव भाजी की प्लेट लाकर दे, मुझे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। मुस्कान की बात सुनकर चाहत के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और मुस्कान जल्दी से प्लेट को उठाकर अपनी माँ के सामने रख देती है और मुस्कान जल्दी जल्दी खाने लगती है। मुस्कान खाना खाते हुए कहती है, तुझे पता है बस एक चीज में ना मुझे तेरे पापा की कमी कभी महसूस नहीं होती तेरे होते हुए।
और वो है तेरे हाथ का खाना। तू ना अपने पापा की तरह बहुत टेस्टी खाना बनाती है। चाहत मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है माँ, मैं पूरे 1 हफ्ते तक आपके लिए टेस्टी डिनर बनाऊंगी। लेकिन अब आपने मुझे माफ कर दिया ना? मुस्कान के हाथ खाना खाते हुए रुक जाते हैं और मुस्कान बिल्कुल सीरियस होकर चाहत से कहती है, मैं जानती हूँ कि तेरी मामी जैसा रिश्ता तेरे लिए लेकर आई थी, वो बिल्कुल तेरे लिए सही नहीं था और तुझे मुझ पर विश्वास तो रखना चाहिए। मैं क्या तेरी शादी ऐसे ही किसी के भी साथ कर दूंगी? तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी मोहब्बत की निशानी, मेरी एक इकलौती औलाद, तुझे मैं ऐसे ही थोड़ी ना किसी के भी साथ भेज दूंगी। लेकिन बेटा, तुम्हें अपने बड़ों के साथ ऐसी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, वरना लोग क्या कहेंगे कि बिन बाप की बेटी थी इसीलिए बिगड़ गई, उसकी माँ ने उसे तमीज नहीं सिखाई। चाहत, माँ मैं जानती हूँ कि आज मैंने जो किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी गलती मानती हूँ और मैं आपसे वादा करती हूँ कि ऐसी बदतमीजी मैं कभी नहीं करूँगी। चाहत की बात पर मुस्कान सहमति में अपनी पलकें झुका देती है और फिर दोनों मिलकर पाव भाजी कहते हैं। खाना खाने के बाद चाहत अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट जाती है और तभी चाहत को अर्जुन का ख्याल आता है। अरे नहीं, उसे लड़के से तो पीछा छुड़ा लिया, लेकिन अपने बॉस से पीछा कैसे छुड़ाऊंगी? एक काम करूंगी, शांति से अपना काम करूंगी और अर्जुन सर से जितना हो सकेगा उतना दूर रहूंगी। मैं उनके सामने कम से कम ही जाऊंगी ताकि उन्हें याद ही ना आए और अर्जुन सर सब कुछ भूल जाए। और हाँ, अब जल्दी से सो चाहत, वरना कल सुबह अगर तू लेट हो गई तो अर्जुन सर पक्का तेरी क्लास लगा देंगे। शेखावत पैलेस, अर्जुन का कमरा। अर्जुन बालकनी में खड़ा चांद को देख रहा था और चांद में भी अर्जुन को चाहत ही नजर आ रही थी। चांद को देखते हुए अर्जुन कहता है, बस 1 हफ्ता बीवी, उसके बाद तुम्हें मेरे पास आना होगा, क्योंकि तुम अर्जुन की हो और अर्जुन की चीज उससे ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकती। अगली सुबह चाहत ने अपने रेगुलर ऑफिस यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, ग्रे पैंट, व्हाइट शर्ट एंड ग्रे ब्लेजर। बालों को एकदम कसकर बांधने के बाद उसका जुड़ा बना रखा था और आंखों पर वही मोटा चश्मा लगा रखा था। चाहत शेखावत ऑफिस आते हुए रिसेप्शनिस्ट पर बैठी लड़की को मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग विश करती है, तो वो लड़की भी मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग विश करती है। चाहत अर्जुन की पर्सनल सेक्रेटरी थी, इसीलिए बाकी ऑफिस स्टाफ भी चाहत के साथ रिस्पेक्टिवली ही बात करता था और चाहत का बिहेवियर भी ऑफिस में सभी लोगों के साथ अच्छा था, इसीलिए सभी लोग चाहत को ठीक से ही ट्रीट करते थे, कोई बदतमीजी नहीं करता था उसके साथ। चाहत थी तो बहुत खूबसूरत लेकिन एकदम सिंपल साधारण बनकर रहती थी, इसीलिए चाहत के साथ कोई फ्लैट भी नहीं करता था। चाहत अपने केबिन में जाकर अपने चेयर पर बैठी है और अपना काम करना शुरू कर देती है। चाहत सबसे पहले अर्जुन का डेली शेड्यूल तैयार करती है और फिर कैंटीन में जाकर अर्जुन के लिए कॉफी बनती है। ये चाहत का डेली रूटीन था। जब तक चाहत रोज अर्जुन के लिए कॉफी बनकर तैयार करती थी तभी अर्जुन अपने केबिन में आकर बैठा था और केबिन में आते ही चाहत सबसे पहले अर्जुन को कॉफी देती थी और फिर उसका डेली शेड्यूल उसे बताती थी। और आज भी बिल्कुल वैसा ही होता है। जब तक चाहत कॉफी बनाकर तैयार करती है तभी अर्जुन ऑफिस के अंदर आता है और सीधा अपने केबिन में चला जाता है। लेकिन आज एक चीज बदल गई थी। आज चाहत को अर्जुन के सामने जाने पर से डर लग रहा था, लेकिन जाना था, इसीलिए चाहत अपनी सारी हिम्मत को इकट्ठा करती है और अर्जुन के केबिन की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन अर्जुन के केबिन के सामने जाकर चाहत के कदम वहीं रुक जाते हैं और चाहत के कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे थे और चाहत वापस जाने लगती है। लेकिन चाहत 2 कदम चलकर फिर रुक जाती है और रोने जैसी शक्ल बनाकर वापस से अर्जुन के केबिन की तरफ जाने लगती है। चाहत एक गहरी सांस लेकर खुद को समझाते हुए कहती है, रिलैक्स चाहत, तू इतना डर क्यों रही है? अर्जुन सर ही तो है, कौन सा तुझे खा जाएंगे? कुछ नहीं होगा तुझे। खुद को समझने के बाद चाहत अर्जुन के केबिन के डोर को खटखटाती है और तभी अर्जुन की भारी आवाज आती है, कमिंग। चाहत धीरे से केबिन का डोर खोलती है और कॉफी की ट्रे को लेकर अंदर आती है।
चाहत कॉफी का मग अर्जुन को देते हुए गुड मॉर्निंग विश करती है। गुड मॉर्निंग सर, आपकी काफी और आपका आज का शेड्यूल। अर्जुन किसी फाइल को चेक कर रहा था, इसलिए अर्जुन का पूरा ध्यान सिर्फ उसे फाइल पर था। अर्जुन कॉफी का मग उठता है और कॉफी को पीने लगता है। चाहत देखती है कि अर्जुन बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा है, तो चाहत एक गहरी सांस लेती है और केबिन से जाने लगती है। और तभी अर्जुन की कड़क आवाज चाहत के कानों में पड़ती है। मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा बीवी। अर्जुन की बात सुनकर चाहत को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और चाहत खुद में ही धीरे से कहती है, बीवी सर ने मुझे बीवी कहा। चाहत अपने ख्यालों में थी कि तभी चाहत को अपने कान के पास से अर्जुन की आवाज आती है, बीवी को तो बीवी ही कहूंगा ना। चाहत अपना सर घूम के देखती है तो अर्जुन चाहत के बिल्कुल पास में खड़ा था। अर्जुन को अपने इतना करीब देखकर चाहत एकदम डर जाती है और अपने कदम पीछे लेने लगती है, लेकिन चाहत अपने कदम पीछे लेती उससे पहले ही अर्जुन चाहत की कमर में हाथ डालता है और उसे खुद से चिपक लेता है। अचानक से अर्जुन की ऐसी हरकत चाहत को और हैरान कर देती है। चाहत के दोनों हाथ अर्जुन के सीने पर थे। चाहत को जब एहसास होता है कि उसके दोनों हाथ अर्जुन के सीने पर हैं, तो चाहत अपने हाथों को अर्जुन के सीने से हटाते हुए हकलाकर बोलती है, सर ये आप क्या कर रहे हैं सर, छोड़िए मुझे। अर्जुन चाहत के चेहरे की तरफ झुकते हुए कहता है, और क्यों छोड़ूं मैं तुम्हें? सर प्लीज मुझे छोड़िए। चाहत को इतना घबराते हुआ देखकर अर्जुन को वैसे मजा आ रहा था, लेकिन फिर भी अर्जुन ना चाहते हुए चाहत को छोड़ देता है। अर्जुन के छोड़ते ही चाहत अर्जुन से 2 कदम पीछे हट जाती है। अर्जुन अब सीरियस होते हुए चाहत से कहता है, तुमने अपनी शादी के बारे में घर पर बताया? चाहत अपनी गर्दन ना में हिला देती है और फिर बेबस नजरों से अर्जुन की तरफ देखकर कहती है, सर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये धोखा है सर। शादी के वक्त आपने कहा था कि ये शादी सिर्फ नाम की शादी होगी, फिर आप क्यों जबरदस्ती हमें इस शादी में बांध रहे हैं? और अब चाहत की बात सुनकर अर्जुन को गुस्सा आ जाता है। अर्जुन चाहत का हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगा देता है। अर्जुन ने एक हाथ से चाहत की कलाई को पकड़ रखा था और दूसरा हाथ अर्जुन का दीवार पर था। अर्जुन गुस्से में चाहत से कहता है, क्या कहा तुमने बांध रहा हूं? मैं अगर बंधा होता तो अब तक तुम अपने घर नहीं मेरे घर पर होती। अकेली तुम इस शादी में नहीं हो, मैं भी इस शादी में हूं और अब शादी हो चुकी है बीवी, और अब तुम मेरी हो। इस बात को जितना जल्दी अपने इस चने जैसे दिमाग में बैठा लोगी उतना ही अच्छा होगा, समझी? वरना मुझे और भी तरीके आते हैं अपनी बात समझने के। अर्जुन झटके से चाहत को छोड़ देता है और अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। चाहत अपनी कलाई देखती है जिसे अभी अभी अर्जुन ने पकड़ा था। अर्जुन के उंगलियों के निशान चाहत की गोरी कलाई पर साफ नजर आ रहे थे। चाहत अर्जुन को देखती है। अर्जुन वापस से अपने काम में लग जाता है। चाहत बिना अर्जुन से कुछ कहे केबिन से बाहर निकल जाती है। चाहत अर्जुन के केबिन से निकल रही थी और सामने से विक्रांत आ रहा था। विक्रांत की नजर जब चाहत पर जाती है तो विक्रांत देखा है कि चाहत की आंखों में आंसू थे और चाहत अपनी कलाई को पकड़कर बाहर जा रही थी। विक्रांत अर्जुन के केबिन में जाता है और सीधा खड़ा हो जाता है। अर्जुन विक्रांत को देखते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? विक्रांत, कुछ नहीं, अभी मैंने भाभी को यहां से बाहर जाते हुए देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। तेरा और भाभी का झगड़ा हुआ है क्या? अर्जुन सवालिया नजरों से विक्रांत को देखते हुए कहता है। भाभी? कौन भाभी? विक्रांत अपनी आंखें रोल करते हुए सामने की चेयर को पीछे करता है और उसे पर बैठ जाता है और फिर अर्जुन की तरफ देखकर कहता है, मिस माहेश्वरी, मुझे लगा तेरे से शादी हो गई है तो अब मुझे उन्हें भाभी बोलना चाहिए, लेकिन शायद तुझे पसंद नहीं तो कोई बात नहीं। अब से मैं उन्हें मिस माहेश्वरी ही कहकर बुलाऊंगा। और मैंने कब कहा कि मुझे पसंद नहीं है तेरा मिस माहेश्वरी को भाभी बुलाना? मिस माहेश्वरी अब मिस माहेश्वरी नहीं, मिसेज अर्जुन सिंह शेखावत है।
तो अब से उन्हें भाभी ही कहकर बुलाएगा। इतना बोलकर अर्जुन वापस से अपनी फाइल में घुस जाता है। अर्जुन की बात सुनकर विक्रांत के चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है और विक्रांत अर्जुन को चिढ़ाते हुए बोलता है, ओ एक ही दिन में इतना प्यार हो गया तुझे भाभी से। विक्रांत की बात सुनकर अर्जुन फाइल को बंद करके साइड में रखते हुए अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है और विक्रांत के पास आकर विक्रांत से कहता है, प्यार, तू जानता है ना ये प्यार, इश्क, मोहब्बत जैसे शब्दों से भी मुझे नफरत है। मैं किसी से प्यार नहीं करता। प्यार इंसान को सिर्फ कमजोर बनाता है और प्यार के नाम पर लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं। अर्जुन की बात सुनकर विक्रांत हैरानी से अर्जुन को देखाता है और विक्रांत अर्जुन से कहता है, तो क्या तू भाभी से प्यार नहीं करता, और अगर भाभी से प्यार नहीं करता तो उन्हें अपनी जिंदगी में क्यों लाना चाहता है? और फिर विक्रांत कुछ सोचते हुए गुस्से में अर्जुन से कहता है, प्यार तू भाभी से करता नहीं है, लेकिन फिर भी तू भाभी को अपनी जिंदगी में रखना चाहता है। कहीं ऐसा तो नहीं उस दिन भाभी की खूबसूरती देखकर तू उन पर फिदा हो गया और तेरे अंदर की हवस जाग उठी? विक्रांत की बात सुनकर अर्जुन की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और अर्जुन गुस्से में विक्रांत को देखते हुए कहता है, अगर मैं चाहत से प्यार नहीं करता लेकिन फिर भी उसे अपनी जिंदगी में लाना चाहता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके साथ अपनी हवस पूरी करना चाहता हूं। नफरत है मुझे प्यार जैसे शब्द से भी। कहते हैं कि एक माँ अपनी औलाद से ज्यादा प्यार किसी से नहीं करती, लेकिन मेरी माँ ने मुझसे ज्यादा प्यार पैसे से किया, इसीलिए मुझे 10 साल की उम्र में छोड़कर चली गई थी। और दूसरी तरफ मेरा बाप जो प्यार के नाम पर शादी किए जा रहा है, और अफेयर, हर दूसरे दिन उसके नए अफेयर होते हैं। अर्जुन की बात सुनकर विक्रांत को एहसास होता है कि अर्जुन के अपने रिश्ते इतने ज्यादा बिगड़े हुए हैं कि उसे रिश्तों और प्यार जैसे शब्दों से नफरत हो गई है। विक्रांत अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर अर्जुन को समझाते हुए कहता है, लेकिन अर्जुन, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि चाहत भाभी को पैसों में दिलचस्पी है, या फिर चाहत भाभी तुझे कभी धोखा दे सकती हैं। विक्रांत की बात सुनकर अर्जुन एक शीशे की दीवार के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, जहां से लगभग पूरा देहरादून दिखाई दे रहा था। अर्जुन एक सिगरेट निकालकर उसे अपने होठों के बीच में रख लेता है और फिर उसे लाइटर से जलाकर उसके धुएं को हवा में उड़ते हुए विक्रांत से कहता है, मैं जानता हूं विक्रांत कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता और चाहत के लिए पैसा मायने नहीं रखता। पिछले 4 साल से मैं चाहत को बहुत अच्छे से जानता हूं। 4 साल में अगर चाहत चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी। मेरे कितने प्रोजेक्ट जो कि सिर्फ चाहत के अंडर में रहे हैं। अगर चाहत चाहती तो उन प्रोजेक्ट को मेरी राइवल कंपनियों को देकर बहुत पैसा कमा सकते थी। इनफैक्ट अगर चाहत चाहती तो इस कंपनी से भी बहुत पैसे कमा सकते थी। लेकिन चाहत में 4 साल तक पूरी ईमानदारी से काम किया है और चाहत की ईमानदारी ही है जिस वजह से मैं चाहत को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूं। चाहत ईमानदारी, खूबसूरती और समझदारी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। चाहत पिछले 4 साल से मेरे साथ है और उसमें बाकी लड़कियों की जैसी बेवकूफियां नहीं है। शी इज डिफरेंट, जिससे मेकअप से खूबसूरती बढ़ाना नहीं बल्कि चश्मे से अपनी खूबसूरती को छिपाना पसंद है। जो नेल पॉलिश से ज्यादा शू पॉलिश पर ध्यान देती है। अपनी खूबसूरत जुल्फों को जुड़े में बांधकर छुपा कर रखती है। जिसे फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने से ज्यादा ऑफिस में काम करना पसंद है। फोन की नोटिफिकेशन या फिर कॉल्स रिकॉर्ड में भी ऑफिस का वर्क ही होता है, मतलब दोस्त और बॉयफ्रेंड्स नहीं है। तो अब तुम ही बताओ इतनी परफेक्ट लड़की कहाँ मिलेगी? मैं चाहत से प्यार नहीं करता, लेकिन चाहत मेरी है, सिर्फ मेरी, उसे मेरा बनकर ही रहना होगा। उसकी जिंदगी का हर एक रास्ता मुझ पर आकर खत्म होता है। उसे मुझसे दूर जाने की इजाजत नहीं है। चाहत मेरी मोहब्बत नहीं, परफेक्ट ऑप्शन है। अर्जुन की बात सुनकर विक्रांत अपने मन में कहता है, मैं तो इसी बात से खुश हूं कि तुम चाहत को अपनी जिंदगी में जगह देना चाहते हो और मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा जिस दिन तुम्हें चाहत से प्यार होगा, और मुझे पूरा यकीन है
एक न एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब चाहत भाभी तेरे दिमाग से नहीं, तुझे दिल से पसंद आएगी। दूसरी तरफ चाहत अपने केबिन में बैठी हुई अपने हाथ की कलाई को देख रही थी। अर्जुन सर अपने आप को समझते क्या है, उन्होंने जो बोल दिया वैसे ही होगा। मैं तो वह अर्जुन सर को क्या समझते थे, लेकिन अर्जुन सर क्या निकले एक नंबर के धोखेबाज। बहुत शौक चढ़ा है ना मुझे अपनी पत्नी बनाने का। मैंने भी आपके सर से शादी का भूत ना उतार दिया तो मेरा नाम भी चाहत माहेश्वरी नहीं। और फिर अर्जुन और चाहत अपने अपने काम में लग जाते हैं। शेखावत कंपनी कुछ घंटे बाद। सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे और अपने अपने काम को अच्छे से कर रहे थे कि तभी अजीत सिंह शेखावत और उनकी पत्नी सोनाली शेखावत लिफ्ट से बाहर आते हैं और अर्जुन के केबिन की तरफ जाने लगते हैं। चाहत एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी कि तभी उसकी टेबल पर रखा टेलीफोन रिंग करता है। चाहत फोन उठाती है और अपने प्रोफेशन टन में बोलती है, हेलो, वेलकम टू शेखावत कॉर्पोरेशन, हाउ कैन आई हेल्प यू। चाहत अपने काम में इतनी बिजी हो गई थी कि किस लाइन पर कॉल आया है। चाहत ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया था और अर्जुन को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। मिस माहेश्वरी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, किस लाइन पर कॉल आया है इसका भी ख्याल नहीं तुम्हें। कम टू माई कैबिन राइट नाउ एंड ब्रिंग मी अ कॉफी एंड टेल पीयू टू ब्रिंग टू मोर कॉफीज। अभी मेरे केबिन में आओ और मेरे लिए एक कॉफी ले आओ और पियून से 2 कॉफी और लाने को कहो। चाहत, सॉरी सर, मैं अभी लेकर आता हूँ। चाहत कैंटीन में जाती है और 3 कप कॉफी बनाकर अर्जुन के केबिन में ले जाती है। चाहत अर्जुन के केबिन में आती है, लेकिन अर्जुन की डांट सुनकर चाहत की नजरें ऊपर ही नहीं उठ रही थी। चाहत ट्रे को मिस्टर एंड मिसेज शेखावत के सामने रख देती है और अर्जुन के कॉफी का मग लेकर अर्जुन के सामने रख देती है। और तभी सोनाली कुछ ऐसा कहती है जिससे चाहत की आंखें चमक जाती हैं और अर्जुन की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। अर्जुन, मुझे लगता है तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच ढूंढा है। मिस्टर कपूर की बेटी तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच रहेगी। तुम्हें एक बार उसे लड़के से जरूर मिलना चाहिए। चाहत खुशी और उम्मीद भरी नजरों से सोनाली को देखते हुए अपने मन में रहती है। क्या बात है सोनाली, तूने लाइफ में पहली बार कोई अच्छी बात अपने मुंह से बोली होगी, वरना तो तू हमेशा बकवास ही करती थी। सोनाली पहले कंपनी में मॉडल थी और उसका बिहेवियर हमेशा से बहुत ही एरोगेंट और घमंड से भरा रहता था। इसीलिए सोनाली को कोई भी पसंद नहीं करता था और इसीलिए सब अपने मन में सोनाली से लेकर ऐसे ही बातें किया करते थे। अगर मिस्टर शेखावत अर्जुन सर की शादी किसी अच्छी लड़की से कर देते हैं जो उनके क्लास की हो, उनके स्टेटस की होगी, तो अर्जुन सर मेरा पीछा छोड़ देंगे। अर्जुन गुस्से में चाहत की तरफ देखा है और अर्जुन को चाहत की मुस्कान और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। अर्जुन गुस्से में चाहत से कहता है, तुम यहाँ पर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? मुझे सक्सेना प्रोजेक्ट की रिपोर्ट अगले 1 घंटे में चाहिए, तो जाओ जाकर रिपोर्ट तैयार करो। अर्जुन की बात सुनकर चाहत के चेहरे की मुस्कान चली जाती है और चाहत बस अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर वहां से चली जाती है। चाहत का मन तो नहीं था जाने का, लेकिन फिर भी चाहत को जाना पड़ता है, वरना चाहत मिस्टर एंड मिसेज शेखावत की सारी बातें सुनना चाहती थी। अर्जुन सोनाली को रिप्लाई करते हुए कहता है, मुझे किसी से शादी नहीं करनी है, और अगर आप लोगों को शादी करने का इतना ही शौक चढ़ा है तो आप लोग मोंटी की शादी कर सकते हैं। अर्जुन का इस तरह से डायरेक्टली मना कर देना अजीत को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और अजीत गुस्से में अपनी सीट से खड़े होते हुए अर्जुन से कहते हैं, तुम मेरी किसी भी बात को क्यों नहीं मानते? तुम क्यों हमेशा मेरे खिलाफ ही जाते हो? तुम्हारे लिए इतना अच्छा रिश्ता आया है और मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। तुम बिन उसे लड़की से मिले बिना उसे लड़की को एक भी बाहर देख ऐसे ही मन नहीं कर सकते। एटलीस्ट कम से कम एक बार उससे मिल तो लो। डैड, ये मेरी लाइफ है और मैं अपनी लाइफ के फैसले खुद करता हूँ। ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं, तो आपको भी उन लोगों को हाँ करने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए था। अर्जुन की बात सुनकर अजीत का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और अजीत गुस्से से केबिन से बाहर चले जाते हैं। अजीत के बाहर जाने पर सोनाली के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है
और सोनाली अपनी मुस्कान को छुपाते हुए अपनी सीट से खड़ी होकर अर्जुन के पास जाती है। सोनाली अर्जुन के चेयर के पास में खड़ी होकर अर्जुन के हाथ रखकर बड़ी ही सेक्सी तरीके से कहती है, अर्जुन तुम अपने डैड की चिंता मत करो। अगर तुम शादी नहीं करना चाहते तो मैं उनसे बात करूंगी और उन्हें समझा दूंगी कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहते। यू जस्ट रिलैक्स एंड डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखूंगी। सोनाली अर्जुन के चेहरे की तरफ झुकने लगते हैं और अर्जुन की गर्दन के पास अपने चेहरे को ले जाकर अर्जुन की स्मेल को सूंघने लगती है। अर्जुन के जिस्म से आती हुई खुशबू सोनाली को बहका रही थी और सोनाली का इतना करीब आना अर्जुन के गुस्से को भड़का रहा था। अर्जुन गुस्से में कुछ कहने ही वाला था कि चाहत अपने हाथ में एक फाइल लेकर अंदर आ जाती है। सर, मैंने फाइल चेक कर ली है। इस फाइल पर किसी एक से दो जगह पर आपके साइन नहीं हुए हैं, तो आप प्लीज इस फाइल पर साइन। बोलते हुए चाहत रुक जाती है क्योंकि चाहत की नजरों के सामने जो नजारा था, चाहत उसे देखकर हैरान हो जाती है। अर्जुन अपनी चेयर पर बैठा था और अर्जुन का चेहरा सोनाली की तरफ था क्योंकि अर्जुन सोनाली से कुछ कहने वाला था और सोनाली भी अर्जुन की तरफ ही देख रही थी। लेकिन सोनाली के बाल अर्जुन और सोनाली के चेहरे को ढक रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन और सोनाली किस कर रहे थे। चाहत की आवाज को सुनकर सोनाली एक पल के लिए हैरान हो जाती है और फिर अर्जुन से दूर हो जाती है। अर्जुन गुस्से से सोनाली को देख रहा था और अर्जुन गुस्से से चाहत को देखने लगता है। चाहत सामने की सिचुएशन को देखकर गलत समझते हुए जल्दी से बोलती है, आई एम सॉरी सर एंड मैम, लगता है मैं गलत समय पर आ गई, मैं बाद में आता हूं। चाहत की बातें अर्जुन के गुस्से की आग में घी डालने का काम करते हैं। सोनाली गुस्से से चाहत से कहती है, मिस माहेश्वरी, क्या तुम्हारे अंदर इतना मैनर्स नहीं है कि जब किसी बॉस के केबिन के अंदर जाते हैं तो जाने से पहले नॉक किया जाता है। चाहत जो केबिन का दरवाजा खोल रही थी, बिना पीछे मुड़े ही सोनाली की बातों को सुनकर सोनाली को रिप्लाई करती है, सॉरी मिसेस शेखावत, लेकिन आपको भी ये सब करने से पहले दरवाजा लॉक कर लेना चाहिए था। इतना बोलकर चाहत चली जाती है। चाहत के रिप्लाई से सोनाली के गुस्से में जैसे आग लग जाती है। सोनाली गुस्से में अर्जुन से कहती है, अर्जुन, तुमने अपनी सेक्रेटरी को कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है, इसे अभी के अभी फायर कर दो। अर्जुन, जो इतनी देर से गुस्से में भड़का हुआ बैठा था, अपने गुस्से के ज्वालामुखी को सोनाली पर उतरते हुए कहता है, शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हें क्या लगता है मिसेस शेखावत, मैं तुम्हारी हरकतें नहीं पहचानता? आइंदा से मेरे करीब आने की गलती से भी कोशिश मत करना, वरना तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। नाउ जस्ट हेल्दी गेट आउट ऑफ माई कैबिन। और अब सोनाली भी अर्जुन के गुस्से से डर जाती है और बिना कुछ कहे चुपचाप अर्जुन के केबिन से बाहर चली जाती है। चाहत गुस्से में अपने केबिन में आती है और फाइल को गुस्से में टेबल पर पटक कर अपनी चेयर पर बैठ जाती है। और तभी सिम्मी चाहत के केबिन में आती है। सिम्मी शेखावत कॉरपोरेशन में डिजाइनर डिपार्टमेंट में काम करती थी और कंपनी में चाहत की बहुत अच्छी दोस्त थी। सिम्मी चाहत के गुस्से से लाल गाल को देखकर चाहत से कहती है, तुझे क्या हुआ, तू क्यों मुंह फुलाकर बैठी हुई है? तेरी सुनीता मामी फिर से किसी लंगूर को पकड़कर तेरे रिश्ते की बात करने के लिए ले आई है क्या? सिम्मी की बात सुनकर चाहत रहती है, नहीं यार, अभी ना, सोनाली से मेरी छोटी सी बहस हो गई। सोनाली कौन सर की न्यू मॉम? सिम्मी सोनाली का मजाक उड़ाते हुए हंसकर कहती है, हाँ यार, वही मुझे मैनर्स सीख रही थी, बड़ी आई मैनर्स वाली, और जो खुद कर रही थी उसका क्या? तुझे पता है अभी सोनाली कर के साथ क्या कर रही थी? सिम्मी एक्साइटमेंट में चाहत से कहती है, क्या कर रही थी बताना, क्या वो सेक्स? शट अप यार, तू कुछ भी बोलती है, बोलने से पहले सोच तो लिया कर, किसके बारे में और क्या बात कर रही है? सिम्मी जस्ट चिल यार, मजाक कर रही थी। वैसे मैं क्या, पूरा ऑफिस जानता है कि सोनाली हमेशा से ही अर्जुन सर अपनी हवस भारी नजरें रखती थी। वो बात अलग है कि हमारे अर्जुन सर ने कभी भी सोनाली को घास नहीं डाली, इसीलिए सोनाली ने अर्जुन सर को छोड़कर अर्जुन सर के डैड को अपना शिकार बना लिया।
चाहत, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अर्जुन सर सोनाली की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आज मैंने जो देखा उस हिसाब से तो मुझे ऐसा ही लगता है कि अर्जुन सर भी अब सोनाली के जाल में फंस रहे हैं। सिम्मी, ऐसा भी क्या देख लिया बताना यार। वो सोनाली। चाहत इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही चाहत का टेबल पर रखा फोन रिंग करने लगता है, और इस फोन पर सिर्फ अर्जुन की ही कॉल आती थी। इसीलिए चाहत समझ जाती है कि अर्जुन उसे कॉल कर रहा है। यस सर। अर्जुन, कम टू माई कैबिन राइट नाउ। चाहत, ओके सर। चल मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ। अभी सर ने मुझे अपने केबिन में बुलाया है। चाहत सिम्मी को इतना बोलकर अर्जुन के केबिन की तरफ चली जाती है। सिम्मी भी अपने केबिन की तरफ चली जाती है। चाहत दरवाजे पर नोक करती है और फिर अर्जुन की कड़क आवाज आती है, कमिंग। चाहत अपने हाथ में एक फाइल लेकर अंदर आ जाती है। चाहत का ध्यान इस वक्त फाइल पर था और चाहत फाइल को देखते हुए कहती है, सर अपने सक्सेना प्रोजेक्ट की फाइल को चेक करने के लिए कहा था मैंने, फाइल चेक। चाहत इसे आगे कुछ कहती या फिर कुछ समझ पाती, उससे पहले ही अर्जुन चाहत को दीवार से लगा देता है और चाहत के होठों पर अपने होंठ रख देता है। चाहत केबिन के अंदर आती है तो अर्जुन चाहत का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और दीवार से लगा देता है। अर्जुन बिना देरी किए चाहत के होठों को अपने कब्जे में ले लेता है। अर्जुन चाहत के निचले होंठ को अपने होठों में दबाकर उसे बहुत ही पैशनेटली स्मूच कर रहा था, और चाहत हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अर्जुन को देख रही थी। अर्जुन के अचानक ऐसा करने से चाहत जैसे किसी सदमे में चली गई थी, और अब चाहत को अपने होठों पर दर्द महसूस होता है, जिससे चाहत अपने सदमे से बाहर आती है और चाहत अर्जुन के सीने पर हाथ रखकर उसे अपनी पूरी ताकत से जोर से धक्का दे देती है। अर्जुन भी अचानक ऐसे चाहत के धक्का देने पर 2 कदम पीछे हो जाता है, क्योंकि अर्जुन का ध्यान सिर्फ चाहत के होठों पर था। इसीलिए चाहत पर उसकी पकड़ थोड़ी ढीली थी। ये आप क्या कर रहे थे सर, आप पागल हो गए? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप मेरे साथ ऐसी बदतमीजी कैसे कर सकते हैं? आप इतनी बदतमीज और बेशर्म भी होंगे, मुझे नहीं पता था। अर्जुन बिना किसी भाव के कहता है। क्यों बुरा लग रहा है? थोड़ी देर पहले तो बहुत खुश थी तुम, ये सोचकर कि मेरी शादी किसी और से हो जाएगी और तुम्हारा मुझसे पीछा छूट जाएगा। चाहत हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी करके अर्जुन को देखने लगती है। इन्हें कैसे पता चला मैं क्या सोच रही थी? अर्जुन, तुम्हें अपने होठों से कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। ये जो तुम्हारी मोटी मोटी आंखें हैं ना, जिन्हें तुम अपने चश्मों के पीछे छुप कर रखती हो, सब बता देती है। और फिर अर्जुन वापस से चाहत की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। चाहत पहले ही दीवार से लगी हुई थी और पीछे जाने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन चाहत के बिल्कुल करीब आकर उसके कान में धीरे से कहता है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं तुम्हारा पति हूं और मुझसे पीछा तुम्हारा कभी नहीं छूट सकता, समझी बीवी? इतना बोलकर अर्जुन चाहत के कान पर किस कर लेता है और फिर चाहत की आंखों से उसके चश्मे को हटाकर चाहत की आंखों में देखने लगता है। चाहत हल्का गुस्से से कहती है, अगर मैं आपकी बीवी हूं तो फिर थोड़ी देर पहले आप मिसेस शेखावत के साथ क्या कर रहे थे? चाहत की बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है और अर्जुन चाहत के गाल पर उंगली चलाते हुए कहता है, वैसे तो तुम इस शादी को नहीं मानती, मुझे अपना पति भी एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन बीवी वाले सारे हक जाता रहे हो, जलन हो रही थी। अर्जुन की बात सुनकर चाहत अर्जुन के सीने पर हाथ रखकर फिर से हल्का सा धक्का अर्जुन को दे देती है और इस बार चाहत दीवार से थोड़ा दूर हटे खड़ी होकर अर्जुन से कहती है, मुझे कोई जलन नहीं हो रही थी, आप किसी के भी साथ रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं शादी को नहीं मानती हूँ, ना ही आपको अपना पति मानती हूँ, तो आपको जो करना आप करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन दीवार के सहारे अपनी पीठ लगाकर खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथों को अपने सीने में बांधकर एक पैर मुड़कर दीवार से लगा लेता है और फिर चाहत से कहता है,
तुम्हारे मानने या ना मानने से सच नहीं बदल जाएगा। बीवी, सच यही है कि मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी बीवी, हमारी शादी हो चुकी है बीवी। और अब चाहत भी अपने सीने पर हाथ बंद कर बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ रहती है। शादी? कौन सी शादी? कैसी शादी? किस शादी की बात कर रहे हैं आप? कोई सबूत है आपके पास हमारी शादी का? कोई मैरिज सर्टिफिकेट या फिर कोई वीडियो, कुछ भी, कोई भी सबूत है आपके पास? है तो दिखाइए मुझे। ये बात सिर्फ आप, मैं और विक्रांत सर जानते हैं। सर की हमारी शिमला में शादी हुई थी, लेकिन इसके अलावा कोई नहीं जानता कि हमारी कोई शादी भी हुई थी। तो आप बिना वजह का खुश होना बंद करिए कि आपकी और मेरी शादी हुई थी। मेरी शादी आपसे नहीं हुई। मैं सभी को यही बताऊंगी और आपके बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, और रही विक्रांत सर की, तो विक्रांत कर तो आपके ही दोस्त हैं। आपका बॉडीगार्ड है, तो वो तो आपकी तरफ से बोलेंगे ही ना। लेकिन बिना किसी सबूत के आप ये साबित नहीं कर सकते सर कि मैं आपकी बीवी हूं, तो पहले सबूत लेकर आई, फिर मुझ पर अपना हक जमाइएगा। और हाँ, आइंदा से मेरे करीब आने की कोशिश मत करना सर, वरना मैं आपके खिलाफ हरासमेंट का केस कर दूंगी। और हाँ, आइंदा से मेरे करीब आने की कोशिश मत करना सर, वरना मैं आपके खिलाफ हरासमेंट का केस कर दूंगी। चाहत के जाने के बाद अर्जुन गुस्से में एक घुसा दीवार पर मरता है और फिर गुस्से से खुद से कहता है, बीवी, तुम जानती नहीं हो तुम्हारा पति कितना जिद्दी है। अगर तुम्हें सबूत चाहिए तो अब मैं तुम्हारे करीब तभी आऊंगा जब मेरे हाथ में हमारी शादी का सबूत होगा। और तब मैं देखूंगा कि तुम मेरे खिलाफ कौन सा हरासमेंट का कैसे करती हूं। चाहत अपने केबिन में जाती है और केबिन का दरवाजा लगाकर केबिन के दरवाजे से ही टिककर खड़ी हो जाती है और अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांस लेने लगती है। सर, कभी ऐसे भी हो सकते हैं? मैंने कभी नहीं सोचा था। अर्जुन सर का बिहेवियर दिन पर दिन मुझे और भी ज्यादा डरा रहा है। पहले अगर गलती से भी अर्जुन सर को मेरा हाथ टच हो जाता था तो सर मुझे ऐसे घूर कर देखते जैसे मुझे जिंदा ही दफन कर देंगे। और अब तो ऐसा लगता है जैसे बस बहाना ढूंढते हैं मुझे छूने का। लेकिन तू इतना डर क्यों रही है चाहत? वैसे भी कोई भी शादी आज के टाइम पर बिना सबूत के नहीं मानी जाती, और अर्जुन सर और मेरी शादी का कोई भी सबूत नहीं है, तो इस शादी का कोई मतलब ही नहीं है। रिलैक्स चाहते, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। अर्जुन सर के सर भी शादी का भूत बहुत जल्दी उतर जाएगा। और फिर पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। अर्जुन और चाहत दोनों ही अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। अपनी छुट्टी के टाइम चाहत अपने घर के लिए निकल जाती है। चाहत अपनी कार को अपने घर के सामने आकर रुकती है और चाहत घर के अंदर जा ही रही थी कि तभी एक जीप चाहत के सामने आकर रुकती है और उसे जीप में 4 से 5 लड़के बैठे हुए थे और उन्हें देखकर चाहत एकदम सहम जाती है। चाहत थोड़ा डरते हुए कहती है, कार्तिक भैया आप यहाँ, वो भी इस वक्त। कार्तिक चाहत के मामा मामी का बेटा था जो बजरंग दल को सपोर्ट करता था। उसकी नज़रों में प्यार मोहब्बत वाले लड़के लड़कियां गलत थे। कार्तिक अपनी बुआ मुस्कान से भी नफरत करता था, इसीलिए कार्तिक अपनी बुआ को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। और कार्तिक का बिहेवियर चाहत को लेकर भी बहुत ही बुरा था। बचपन में तो कार्तिक चाहत पर हाथ भी उठा दिया करता था, इसीलिए चाहत कार्तिक से बहुत ज्यादा डर थी। तुम इतना लेट क्यों आई हो? क्या कोई बॉयफ्रेंड बना लिया है, उससे मिलकर इतनी देर से आ रही हो? चाहत घबराते हुए कहती है, नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑफिस में काम ज्यादा था, इसीलिए आने में देरी हो गई। कार्तिक, काम पर ही ध्यान देना। अगर उसके अलावा किसी और चक्कर में ध्यान दिया तो अच्छा नहीं होगा। मुझे वक्त नहीं लगेगा तुम्हारी टांगे तोड़कर घर बैठने में, समझी? चाहत डरते हुए बस अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। कार्तिक अपने सीधे हाथ की 2 उंगलियां दिखाते हुए इशारे से चाहत को घर के अंदर जाने के लिए बोल देता है और चाहत भी जल्दी से घर के अंदर चली जाती है। चाहत के अंदर जाने के बाद एक लड़का कार्तिक से कहता है, कार्तिक तुम अपनी बहन की शादी क्यों नहीं कर देते?
कार्तिक गुस्से में उसे लड़के का कॉलर पकड़कर कहता है, वह लड़की मेरी बहन नहीं है। मेरे परिवार पर लगा हुआ एक बहुत ही गंदा और काला धब्बा है। अगर मेरा बस चले तो मैं इस लड़की को अपने हाथों से जान से मार डालूं। कार्तिक दोस्त कार्तिक को समझाते हुए कहता है, यार मुझे नहीं पता था तू उस लड़की से इतनी नफरत करता है, वरना मैं तुझे उसके बारे में कभी बात नहीं करता। अपने दोस्त की बात सुनकर कार्तिक अपने दोस्त को छोड़ देता है। रात का वक्त अर्जुन का कमरा। अर्जुन अपने कमरे की बालकनी पर खड़ा था और इस वक्त अर्जुन शर्टलेस था। उसने अपनी अपर बॉडी पर कुछ नहीं पहन रखा था। अर्जुन की मस्कुलर बॉडी चांद की रोशनी में चमक रही थी। अर्जुन सिगरेट के धुएं को हवा में उड़ते हुए खुद से कहता है, तुम्हें हमारी शादी का सबूत चाहिए ना बीवी? 2 दिन के बाद तुम्हारे हाथ में हमारी शादी का सबूत होगा और उसके बाद मैं तुमसे अपने पति होने के सारे हक लूंगा। अर्जुन अपनी आंखें बंद करके चाहत के जिस्म की भीनी भीनी खुशबू को महसूस करने लगता है। चाहत के जिस्म से आई भीनी भीनी खुशबू अर्जुन को जैसे पागल कर रही थी। अर्जुन को अपने शरीर में एक बेचैनी महसूस होने लगती है और अर्जुन जैसे खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जब अर्जुन से कंट्रोल नहीं होता तो अर्जुन वॉशरूम में चला जाता है। नेक्स्ट डे चाहत अपने समय से ऑफिस पहुंच जाती है और अपने काम में लग जाती है। चाहत अर्जुन का आज का शेड्यूल तैयार कर देती है और फिर अर्जुन के लिए कॉफी बनाने के लिए कैंटीन में चली जाती है। अर्जुन भी अपने टाइम से ऑफिस पहुंच जाता है और अपने केबिन में जाकर बैठ जाता है और चाहत अपने डेली रूटीन के अकॉर्डिंग अर्जुन का डेली शेड्यूल और उसकी कॉपी लेकर आ जाती है। आज चाहत को अर्जुन के केबिन में आने से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि चाहत को लगता था कि कल चाहत ने अर्जुन की बोलती बंद कर दी थी और अर्जुन को मात दे दी थी, और इसीलिए चाहत आज अर्जुन के सामने जाने से बिल्कुल भी नहीं कतरा रही थी। वैसे तो अर्जुन अपनी फाइल में देख रहा था, लेकिन चाहत के चेहरे के हर एक बदलते एक्सप्रेशन को अर्जुन नोट कर रहा था। चाहत अर्जुन की कॉफी तैयार करके अर्जुन को देते हुए कहती है, सर योर कॉफी। अर्जुन अपनी फाइल में देखते हुए ही अपना हाथ कॉफी लेने के लिए बढ़ा देता है और तभी चाहत की नज़र अर्जुन के हाथ पर लगी चोट पर जाती है, जो कल दीवार पर घूंसा मारने की वजह से अर्जुन के हाथ पर लगी थी। अर्जुन के हाथ पर लगी चोट को देखकर चाहत परेशान होते हुए अर्जुन से कहती है, सर आपके हाथ पर चोट लगी है। आपको चोट कैसे लगी सर? अर्जुन भी अपने हाथ को देखा है और फिर कॉफी का एक सिप लेते हुए कहता है, दीवार में गलती से हाथ लग गया था, ज्यादा नहीं है, छोटी सी चोट है। चाहत अर्जुन के हाथ से कॉफी लेकर उसे टेबल पर रख देती है और अर्जुन के हाथ को पकड़कर कहती है, ये आपको छोटी सी चोट लग रही है। सर देखिए ना, आपकी पूरी स्किन छिल गई है और हाथ पर हल्की स्वेलिंग भी आ गई है। चाहत अर्जुन के हाथ को ऐसे देख रही थी जैसे चोट अर्जुन को नहीं उसको लगी हो। चाहत अर्जुन के हाथ को आराम से टेबल पर रखती है और फिर अपनी केबिन से फर्स्ट एड बॉक्स लेने के लिए चली जाती है। थोड़ी सी देर में चाहत अर्जुन के केबिन में वापस आती है। चाहत के हाथ में इस वक्त एक छोटा सा बॉक्स था। चाहत उसे बॉक्स को टेबल पर रखती है और उसमें से डिटॉल और कॉटन निकालकर कॉटन पर डिटॉल लगती है और फिर अर्जुन के हाथ को अपने हाथ में पकड़कर अर्जुन से कहती है, सर थोड़ा सा दर्द होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। चाहत डेटॉल से अर्जुन की चोट को क्लीन करने लगती है। अर्जुन का ध्यान सिर्फ चाहत के चेहरे पर था। अर्जुन चाहत के चेहरे पर आ रहे चिंता के भाव को देख रहा था। चाहत अर्जुन के हाथ पर लगे घाव को क्लीन करते वक्त उसे पर हल्की हल्की फूंक मार रही थी। घाव क्लीन करने के बाद चाहत अर्जुन के हाथ पर पट्टी कर देती है और फिर अर्जुन से कहती है, सर मैं आपके घाव पर पट्टी कर दी है, बस 2 दिन तक आप इस पर पानी मत लगने देना। और अब चाहत का ध्यान अर्जुन के चेहरे पर जाता है, जो चाहत को ही ध्यान से देख रहा था, और अब चाहत को भी एहसास होता है कि इतनी देर से चाहत अर्जुन की फिक्र कर रही थी। और अब चाहत को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि क्यों जरा सी चोट पर चाहत इतनी बेचैन हो उठी। चाहत जल्दी से अपना फर्स्ट एड बॉक्स उठाते हुए कहती है,
ओके सर, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर चाहत अर्जुन के केबिन से ऐसे भागती है जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ा हो। और चाहत की ऐसी हरकत देखकर अर्जुन के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। कपूर मेंशन। जय कपूर एक फेमस राइटर थे। उनकी नवल को काफी सारे अवार्ड भी मिल चुके थे। उनके मेंशन में एक छोटी लाइब्रेरी थी जिसमें ढेर सारी किताबें का कलेक्शन रखा हुआ था। जय कपूर को राइटिंग और रीडिंग दोनों का ही बहुत शौक था। जय कपूर की वाइफ का नाम इंदिरा कपूर था, जिनकी 2 साल पहले ही कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई थी। तब से जय कपूर की लाइफ में बस उनकी बेटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। जय कपूर अपनी बेटी से जान से ज्यादा प्यार करते थे। उनकी जान रिंकी में बसी हुई थी। रिंकी जय कपूर की इकलौती बेटी थी। जय कपूर अपनी लाइब्रेरी में बैठकर किताब पढ़ रहे थे कि तभी कोई पीछे से उनकी आंखों पर हाथ रख देता है। हाथों के स्पर्श को महसूस करते ही जय कपूर के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और मुस्कुराकर जय कपूर कहते हैं, माय प्रिंसेस तुम कब आई? पापा, आपको हर बार कैसे पता चल जाता है कि मैं हूं? रिंकी जय कपूर को पीछे से हग करते हुए कहती है। जय कपूर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे सामने लेकर आते हैं और रिंकी अपने पापा की गोद में बैठ जाती है और अपना सर अपने पापा के सीने पर रख लेती है। क्योंकि तुम पापा की जान हो, इसीलिए पापा तुम्हें हर बार पहचान लेते हैं। अब कॉलेज खत्म हो गया है मेरी प्रिंसेस का, तो अब मेरे प्रिंसेस हमेशा अपने पापा के पास रहेगी। रिंकी अपने पापा को जोर से गले लगाते हुए कहती है, हाँ पापा, अब मैं हमेशा आपके पास रहूंगी और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और फिर रिंकी अपनी कॉलेज और फ्रेंड्स की सारी बातें अपने पापा को बताने लगते हैं और जय कपूर भी अपनी बेटी की सारी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनाने लगते हैं। तभी एक सर्वेंट आता है और जयपुर से कहता है, सर लंच रेडी है। और फिर रिंकी और जय कपूर दोनों ही लॉन्च करने के लिए चले जाते हैं। दोनों इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और तभी जय कपूर रिंकी से कहते हैं, प्रिंसेस, हमने तुम्हारे लिए एक फैसला लिया है। रिंकी सवालिया नजरों से अपने पापा को देखने लगती है। हमने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है। हम चाहते हैं कि तुम एक बार उसे लड़के से मिल लो ताकि हम आगे की बात कर सकें। जय कपूर की बातें सुनकर रिंकी हैरान हो जाती है और रिंकी को हल्की शर्म भी आने लगती है। प्रिंसेस, तुम जानना नहीं चाहोगी हमने तुम्हारे लिए किसे पसंद किया है? रिंकी अपना सर झुकाकर खाने की तरफ देखने लगती है और फिर थोड़ा शर्म कर कहती है, अपने पसंद किया है तो अच्छा ही होगा, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? रिंकी की बात सुनकर जय कपूर के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और जय कपूर प्यार से अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर कहते हैं, हम जानते हैं प्रिंसेस कि तुम हमारे फैसले को कभी ना नहीं करोगी, लेकिन हमने भी तुम्हारे लिए एक राजकुमार की ढूंढा है। वो लड़का बहुत अच्छा है। उसने अपने दम पर बहुत ही बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है। शहर का सबसे मशहूर बिजनेसमैन अर्जुन सिंह शेखावत हमने तुम्हारे लिए पसंद किया है। वैसे तो हम अर्जुन से सिर्फ 2 या 3 बार ही मिले हैं, लेकिन जब भी हम अर्जुन से मिले हैं हमें उसे देखकर बहुत ही गर्व महसूस होता है और उसे देखकर हमेशा हमें यही लगा कि अर्जुन सिंह शेखावत ही हमारी बेटी के लिए परफेक्ट मैच है। एक बार तुम भी अर्जुन से मिल लो तो फिर हम अर्जुन के पिताजी से इस रिश्ते के बारे में आगे बात बढ़ाएंगे। 2 दिन बाद अर्जुन का बर्थडे है और अर्जुन के पिताजी एक बहुत बड़ी पार्टी दे रहे हैं जिसमें उन्होंने हमें भी इनवाइट किया है। वहीं पर तुम्हारी और अर्जुन की हम मुलाकात करवा देंगे। नेक्स्ट डे। चाहत रोज की तरह अपने ऑफिस के लिए तैयार होती है और ऑफिस अपने टाइम पर पहुंच जाती है और अर्जुन भी रोज की तरह तैयार होता है और अपने समय से ऑफिस पहुंच जाता है। अर्जुन ने चाहत को कल बिल्कुल भी परेशान नहीं किया था और आज का भी पूरा दिन लगभग होने को आया था और आज भी अर्जुन ने चाहत को बिल्कुल परेशान नहीं किया। चाहत को लग रहा था कि अब अर्जुन के पास शादी का कोई सबूत नहीं है, इसीलिए अर्जुन चाहत को परेशान नहीं कर रहा है और चाहत इस बात से बहुत खुश थी कि अर्जुन सिर्फ उससे काम से रिलेटेड बात कर रहा है। बाकी कोई भी पर्सनल बातें अर्जुन चाहत से नहीं कर रहा।
शाम हो चुकी थी और कुछ ही देर में मन्नत अपने घर जाने वाली थी, लेकिन तभी अर्जुन का कॉल आता है और अर्जुन चाहत को अपने केबिन में बुलाता है। और चाहत एक नोटपैड और एक पेन को लेकर अर्जुन के केबिन के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। चाहत दरवाजा खटखटा आती है और अंदर से अर्जुन की कड़क आवाज आती है, कमिंग। चाहत अंदर आ जाती है। अर्जुन नजर उठाकर सामने चाहत को देखा है और चाहत को देखते हुए अर्जुन के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। अर्जुन चाहत को सर से लेकर पांव तक इंटेंस नजरों से देखने लगता है, जो चाहत को थोड़ी अजीब लगती है। जी सर, आपने मुझे क्यों बुलाया? अर्जुन अपनी चेयर से खड़ा होता है और चाहत के पास आते हुए बोलता है, क्योंकि मुझे अपनी बीवी से कुछ जरूरी बात करनी थी। अर्जुन के मुंह से दोबारा बीवी शब्द सुनकर चाहत के तन बदन में आग लग जाती है और चाहत गुस्से से, सर मैं आपसे कहा था कि हमारी शादी सिर्फ एक मजबूरी थी। सिचुएशन ऐसी थी कि हमें शादी करनी पड़ी, लेकिन उसे शादी का कोई भी मतलब नहीं है, तो इसीलिए आप मुझ पर डॉट अपना हक जमाना बंद करिए और सबसे पहले मुझे बीवी कहना बंद करिए। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराकर टेबल से टेक लगाकर खड़ा हो जाता है और चाहत की बातों को सुनने लगता है। जब चाहत की बात खत्म हो जाती है, अर्जुन अपने हाथ खोलता है और टेबल पर रखा एक एनवेलप उठता है और उसे चाहत की तरफ बढ़ा देता है। चाहत सवालिया नजरों से उसे एनवेलप को देखने लगती है। अर्जुन अपनी आंखों के इशारे से उसे एनवेलप लेने के लिए कहता है, तो चाहत एनवेलप को ले लेती है और अर्जुन से कहती है, यह क्या है सर? अर्जुन, खुद ही खोल कर देख लो। चाहत उसे एनवेलप को खोल कर देखी है तो उसमें कुछ पेपर रखे हुए थे। चाहत उस पेपर को बाहर निकाल कर देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और चाहत हैरानी से अर्जुन से कहती है, ये गलत है सर, ये नहीं हो सकता। ये पेपर नकली है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? अर्जुन अपने कंधे उचका देता है और फिर कहता है, नहीं नहीं, पेपर झूठे हैं और नहीं हमारी शादी। तुम्हें शादी का सबूत चाहिए था तो ये रहा सबूत, हमारा मैरिज सर्टिफिकेट, और अब तुम मेरी लीगली मैरिड वाइफ हो। लेकिन सर यह कैसे हो सकता है? मैंने किसी भी ऐसे पेपर्स पर साइन नहीं किया थे, तो हमारी शादी कैसे रजिस्टर्ड हो सकती है? अर्जुन अपने चेहरे पर क्रीपी स्माइल लाते हुए कहता है, बीवी शायद तुम भूल गई, तुम्हारा पति एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है, दी अर्जुन सिंह शेखावत। तुम अपने पति को इतना हल्के में कैसे ले सकती हो? अर्जुन की बातें सुनकर चाहत की आंखें हल्की नम हो जाती है और चाहत भरे गले से कहती है, सर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने फिर से मुझे धोखा दिया है, फिर से मेरे साथ चीट किया है आपने। मैं नहीं मानती इस शादी को। इतना कहकर चाहत उन पेपर्स को फाड़ कर फेंक देती है। अर्जुन स्माइल करते हुए कहता है, बीवी तुम्हारे माने या ना मानने से सच नहीं बदल जाएगा, और जो पेपर तुमने फाड़े हैं वो सिर्फ कॉपी थी, ओरिजिनल मेरे पास है। तुमने मुझसे शादी का सबूत मांगा था और मैंने तुम्हें शादी का सबूत दे दिया, तो अब तुम तैयारी कर लो मेरे घर आने की। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने घर लेकर आऊंगा। चाहत अर्जुन से थोड़ा दूर जाता है और एक अलमारी खोलकर उसमें से एक बॉक्स निकलता है जिसे गिफ्ट रैप किया गया था। अर्जुन उसे बॉक्स को चाहत को दे देता है और अब चाहत फिर से सावलिया नजरों से अर्जुन को देखने लगती है। चाहत की नजरों को पहचान कर अर्जुन थोड़ा इरिटेट हुए कहता है, गिफ्ट है तुम्हारे लिए, खोल कर देखो। अर्जुन की बात सुनकर चाहत गुस्से में उस गिफ्ट फेंकने वाली होती है, लेकिन तभी अर्जुन की एक वार्निंग से भरी आवाज आती है, इसे फेंकने के बारे में सोचना भी मत, वरना इसकी सजा तुम्हारे होठों को मिलेगी। अर्जुन की बात सुनकर चाहत रुक जाती है और ना चाहते हुए भी उसे बॉक्स को खोलकर देखती है। उसे बॉक्स में एक बहुत ही खूबसूरत रेड और ब्लैक कलर की साड़ी थी और साड़ी से मैचिंग का और भी सामान था, जैसे कि कुछ ज्वेलरी बॉक्स, सैंडल वगैरह वगैरह। चाहत बॉक्स को टेबल पर रखकर कहती है, मुझे ये नहीं चाहिए। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, तुम्हें दे रहा हूँ। कल पार्टी है और मैं चाहता हूँ कि तुम यही साड़ी पहनकर पार्टी में आओ।
क्योंकि कल मुझे पार्टी में अपनी पर्सनल सेक्रेटरी नहीं अपनी बीवी चाहिए। इतना कहकर अर्जुन अपनी चेयर पर बैठ जाता है और अपने लैपटॉप में काम करने लगता है और लैपटॉप में देखते हुए ही अर्जुन कहता है, अब तुम जा सकती हो। चाहत गुस्से में परपटक कर वहां से जाने लगती है, जहां दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाजा खोलने वाली होती है कि तभी अर्जुन की फिर से आवाज आती है, और याद रखना अगर तुम साड़ी पहनकर कल पार्टी में नहीं आए तो उसके बाद जो भी होगा शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। चाहत गुस्से में दरवाजा खोलती है और बहुत ही जोर से दरवाजे को बंद करके वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ मोंटी ऑफिस में ही आ रहा था कि तभी मोंटी किसी से टकरा जाता है और जब मोंटी सामने नजर उठाकर देखता है, अक्षय भैया, आप ऑस्ट्रेलिया से कब आए? आप तो 1 हफ्ते के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे ना? अक्षय थोड़ा उखड़ते हुए बोलता है, हाँ आया तो आज दोपहर ही था, लेकिन अच्छा होता नहीं आता तो। मोंटी, क्या हुआ भैया? लगता है आपकी कबूतरी से लड़ाई हो गई है। आप सिम्मी भाभी से इतना लड़ते क्यों हो? ये क्या तुम उसे भाभी सिम्मी भाभी करते रहते हो? मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, समझे तो दोबारा मेरे सामने उसका नाम मत लेना। इतना बोलकर अक्षय वहां से चला जाता है। अक्षय, विक्रांत और अर्जुन तीनों ही एक साथ कॉलेज में साथ में पढ़ते थे और तीनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। अक्षय और अर्जुन ने साथ में मिलकर इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया था। अक्षय अर्जुन एक दूसरे को भाई मानते थे और विक्रांत अर्जुन का दोस्त और सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी का हेड था और अक्षय अर्जुन का बिजनेस पार्टनर। तीनों की ही जोड़ी कमल की थी, लेकिन विक्रांत और अक्षय दोनों के ही पेरेंट्स नहीं थे और अर्जुन अपने पेरेंट्स के होते हुए भी अकेला था। तीनों का दर्द एक जैसा था, शायद इसीलिए उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी। और सिमी जो चाहत की दोस्त और शेखावत कंपनी में ही जॉब करती थी। अक्षय सिमी को बहुत पसंद करता था, लेकिन सिमी अक्षय से हमेशा दूर दूर ही रहती थी। अक्षय पिछले 1 हफ्ते के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करने के लिए, और जब 1 हफ्ते बाद अक्षय ऑफिस आया तो उसे सिम्मी ने उसे ऐसे इग्नोर किया जैसे उसका आना या ना आना बराबर था। मोंटी अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए अक्षय से कहता है, कोई बात नहीं भाई सिम्मी भाभी, आज नहीं तो कल मन ही जाएंगे। फिलहाल आप मेरे साथ चलिए, मुझे अर्जुन भैया से कुछ काम है। और फिर अक्षय और मोंटी दोनों ही अर्जुन के केबिन की तरफ चले जाते हैं। अर्जुन अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही मोंटी और अक्षय अंदर आते हैं तो अर्जुन का ध्यान सामने जाता है। अक्षय को देखकर अर्जुन अक्षय से कहता है, तुम ऑस्ट्रेलिया से कब आए? अर्जुन अक्षय को देखकर अक्षय से कहता है, तुम ऑस्ट्रेलिया से कब आए? अक्षय और मोंटी दोनों ही अर्जुन के पास आते हैं और सामने रखी चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं। अक्षय चेयर पर आराम से लीन होते हुए अर्जुन से कहता है, ऑस्ट्रेलिया से तो मैं सुबह ही आ गया था, लेकिन ऑफिस में अभी आया हूं क्योंकि सुबह से मैं सो रहा था। हमने जिन कंडीशन पर ऑस्ट्रेलिया वाले क्लाइंट के साथ डील करी थी, वो लोग हमारी कंडीशन को मानने के लिए तैयार हो गए हैं और हमारी डील भी साइन हो चुकी है। अर्जुन अपने लैपटॉप पर काम करते हुए बस एक शब्द में अक्षय को जवाब देता है, गुड। अक्षय अपनी गर्दन निराशा से ना में हिलाते हुए मोंटी की तरफ देखा है। मोंटी मुस्कुराकर अक्षय के कंधे पर हाथ मारते हुए कहता है, अरे भाई, आप तो जानते हैं ना भाई को क्यों परेशान हो रहे हैं, चले किसी क्लब में चलकर पार्टी करते हैं और इस डील के सक्सेस होने की पार्टी करते हैं। अक्षय भी अपनी गर्दन बस हाँ में हिला देता है। मोंटी अर्जुन की तरफ देखकर अर्जुन से कहता है, भाई आप भी चलिए ना हमारे साथ। अर्जुन अपने लैपटॉप में देखते हुए ही कहता है, नहीं तुम लोग जाओ, मुझे अभी बहुत कम है। मोंटी जिद करते हुए कहता है, भाई काम तो होता रहेगा ना, आप चलिए हमारे साथ। आप बस हमेशा काम ही काम करते रहते हैं, कभी तो हमारे साथ मिलकर थोड़ा सा एंजॉय कर लिया कीजिए। अक्षय भी मोंटी का साथ देते हुए कहता है, हाँ यार मोंटी सही कह रहा है, तू हमेशा काम ही काम में लगा रहता है, थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेगा तो तेरी इमेज खराब नहीं हो जाएगी और ना ही हमारा बिजनेस डूब जाएगा।
और फिर मोंटी और अक्षय दोनों ही जबरदस्ती अर्जुन को भी अपने साथ क्लब ले जाते हैं। अर्जुन, मोंटी और अक्षय मूनलाइट क्लब के लिए निकल जाते हैं और वहां पर एक प्राइवेट कॉर्नर में जहां एक बड़ी सी टेबल थी वहां पर बैठकर तीनों ड्रिंक करने लगते हैं। तीनों बैठकर ड्रिंक कर रहे थे कि तभी अक्षय अपना फोन निकलता है और किसी को कॉल करने लगता है, जिसे देखकर मोंटी अक्षय से कहता है, क्या भैया हम दोनों आपके लिए काफी नहीं है? क्या जो आप अभी भी अपनी उस कबूतरी को याद कर रहे हो? शट अप मोंटी, मैं विक्रांत को फोन कर रहा हूं। मैंने विक्रांत को रास्ते में ही कॉल किया था कि हम सब क्लब जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ रह गया। और क्या तू हमेशा सिम्मी को कबूतरी कबूतरी कहता रहता है? कबूतरी नहीं, सिम्मी है उसका नाम। अक्षय की बात सुनकर मोंटी अक्षय का मजाक उड़ाते हुए कहता है, ऊहू सिम्मी, आप कहें तो सिम्मी भाभी बोलना शुरू कर दूं। मोंटी की बात सुनकर अक्षय मोंटी को मारने के लिए उठना है और मोंटी जल्दी से खड़ा होकर भागने लगता है और तभी वहां पर विक्रांत आ जाता है। मोंटी भागकर विक्रम से टकरा जाता है, जिससे विक्रांत से एक लड़की को धक्का लग जाता है और उसके हाथ में लिया वाइन का गिलास उसकी ड्रेस पर गिर जाता है। लड़की गुस्से में पलटती है और विक्रांत को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। विक्रम गुस्से से लड़की को कुछ कहने वाला होता है कि तभी दो बॉडीगार्ड विक्रांत के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और विक्रांत के सर पर गान लगा देते हैं। विक्रांत को देखकर अक्षय और मोंटी दो ही विक्रांत के पास आ जाते हैं और तभी एक और 27-28 साल का लड़का उसे लड़की के पास आता है और उसकी कमर में हाथ डालकर खुद से चिपक लेता है। विक्रांत, 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 लगता है तुम्हारे बॉस काम दोस्त ने तुम्हें अपनी कंपनी से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया है, इसीलिए अकेले घूम रहे हो। कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आ जाओ, अर्जुन से ज्यादा ही सैलरी दूंगा तुम्हें। विक्रांत कुछ कहता उससे पहले ही अर्जुन की रौबदार आवाज आती है, जिनकी औकात कुत्ते वाले की ना हो उन्हें शेर पालने का ख्वाब नहीं देखना चाहिए। अर्जुन जिससे बात कर रहा है यह है ध्रुव सक्सेना, अर्जुन का राइवल। ध्रुव और अर्जुन भी कॉलेज में साथ में पढ़ते थे और अर्जुन और ध्रुव की आज तक कभी नहीं बनी। ध्रुव अर्जुन को बिल्कुल पसंद नहीं करता और अर्जुन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। ध्रुव दिखने में अच्छा खासा हैंडसम है, बॉडी भी अच्छी खासी मेंटेन की गई है। अर्जुन को अपने सामने देखकर ध्रुव गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है और दोनों आंखों ही आंखों से एक दूसरे को घूरने लगते हैं, जैसे आंखों ही आंखों में एक दूसरे का कत्ल कर देंगे। ध्रुव गुस्से में अर्जुन को कुछ कहने वाला होता है कि तभी ध्रुव का फोन रिंग करने लगता है। ध्रुव जैसे ही फोन उठाता है तो सामने वाले की बात सुनकर ध्रुव वहां से बिना कुछ कहे चल जाता है और फिर चारों मिलकर वापस से ड्रिंक करने लगते हैं और फिर कुछ टाइम बाद घर के लिए निकल जाते हैं। आज अर्जुन का बर्थडे था। अर्जुन तो कोई पार्टी नहीं करना चाहता था, लेकिन अक्षय, विक्रांत और मोंटी के कहने पर और उन तीनों को पार्टी करने के लिए अर्जुन के पिता अजीत सिंह शेखावत ने कहा था। मोंटी और अक्षय ने कंपनी की छुट्टी रखी थी और सभी एम्प्लॉय को पार्टी में आने के लिए कहा था। पार्टी की तैयारी में पूरा दिन कहाँ खत्म हो जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। शाम का वक्त था और सभी पार्टी के लिए तैयार हो रहे थे और दूसरी तरफ चाहत साड़ी को देखकर चाहत को बहुत गुस्सा आ रहा था। चाहत का मन था कि साड़ी को जलाकर फेंक दे, लेकिन चाहत ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि चाहत को अर्जुन का भी डर था। चाहत अपने मन में कोई आइडिया सोचने लगती है और तभी चाहत को एक आइडिया भी आ जाता है और अब चाहत के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। अब तो चाहत पार्टी में जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। धीरे धीरे शेखावत पैलेस में मेहमानों का आना शुरू हो जाता है। पार्टी की तैयारी शेखावत पैलेस के गार्डन में की गई थी। पूरे गार्डन को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। पार्टी में बड़े से बड़े बिजनेसमैन सभी आए हुए थे और ज्यादातर बिजनेसमैन अपनी अपनी बेटियों को अपने साथ में लेकर आए थे और सभी बिजनेसमैन का एक ही मोटिव था, अर्जुन सिंह शेखावत को अपने घर का दामाद बनाना। और इसी उम्मीद के साथ जय कपूर भी पार्टी में अपनी बेटी रिंकी के साथ आए थे। रिंकी इस पार्टी में किसी को नहीं जानती थी।
इसीलिए पार्टी में बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी और बोर भी हो रही थी। मोंटी, विक्रांत और अक्षय तीनों ही पार्टी में दूसरे बिजनेसमैन से मिल रहे थे और तीनों ने ही 3 पीस सूट पहना हुआ था और तीनों ही एक से बढ़कर एक कमाल लग रहे थे। तीनों ही बहुत हैंडसम लग रहे थे। लेकिन तभी उन तीनों को कॉम्प्लेक्स देने के लिए अर्जुन ब्लैक 3 पीस सूट पहने, जिसकी शर्ट रेड कलर की थी, बहुत ही हैंडसम बनाकर नीचे आता है। जिसकी नज़र अर्जुन पर जाती थी, अर्जुन पर ही टिक रही थी। आज अर्जुन बहुत ही हैंडसम और हॉट लग रहा था। पार्टी में आई सभी बिजनेसमैन की बेटियां अर्जुन को आगे बढ़ते हुए देख रही थी और दिल ही दिल में उम्मीद कर रही थी कि काश अर्जुन उनसे शादी के लिए मान जाए। अर्जुन पार्टी में आता है और बाकी बिजनेसमैन से मिलने लगता है और ज्यादातर सभी लोग अपनी बेटियों का इंट्रोडक्शन अर्जुन से कर रहे थे। कुछ देर सभी लोगों से मिलने के बाद अर्जुन चारों तरफ नजर घूमकर किसी को ढूंढने लगता है और जल्द ही अर्जुन की नज़र उसे शख्स पर जाकर टिक जाती है जिसे अर्जुन ढूंढ रहा था। लेकिन चाहत को देखकर अर्जुन की नज़र गुस्से में लाल हो जाती है। कहने को चाहत में अर्जुन की दी साड़ी ही पहनी थी, लेकिन साड़ी पहनने के तरीके को देखकर अर्जुन को गुस्सा आ गया था। चाहत ने साड़ी पहनी थी और उसके ऊपर से ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन की शर्ट पहनी थी और शर्ट बहुत ढीली थी लेकिन स्टाइलिश थी, जो कि साड़ी से मैच कर रही थी। चाहत ने हमेशा की तरह अपने चेहरे पर बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया था। बालों को वैसे ही जुड़ा बनाकर अपने चेहरे पर मोटा सा वही आंखों वाला चश्मा लगा रखा था। ऑफिस वाली चाहत में और पार्टी वाली चाहत में कुछ भी अलग नहीं था। कुल मिलाकर चाहत ने अर्जुन के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। अर्जुन गुस्से से अपने मन में कहता है, बीवी ये तुमने अच्छा नहीं किया, इसकी पनिशमेंट तुम्हें जरूर मिलेगी। दूसरी तरफ फिर रिंकी की नज़र भी चाहत पर जाती है और रिंकी चाहत को देखकर खुश होते हुए चाहत के पास चली जाती है और उसे रिंकी पीछे से जाकर चाहत की आंखों पर हाथ रख देती है। अचानक से ऐसे अपनी आंखों पर हाथ रखकर चाहत भी हैरान हो जाती है। चाहत अपनी आंखों से हाथ हटाते हुए पीछे पलट कर देती है और रिंकी को अपने सामने देखकर चाहत हैरानी से रिंकी से कहती है, रिंकी तुम यहाँ? रिंकी, मैं तो यहाँ पर पापा के साथ आई थी, लेकिन आप यहाँ पर कैसे दी? और ये क्या दीदी, आपने अच्छी खासी साड़ी का कबाड़ बना दिया। ये कैसे साड़ी पहनी आपने? कितनी प्यारी साड़ी है दीदी, और अगर आप इसे अच्छे से पहनती तो पता है पूरी पार्टी में आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं लगता। और तभी मोंटी की नज़र भी रिंकी पर जाती है। रिंकी ने आज व्हाइट कलर का गाउन पहना हुआ था जिसमें रिंकी बहुत ही प्यारी लग रही थी। मोंटी की नज़र भी रिंकी पर जाकर टिक जाती है और फिर मोंटी हैरान नज़रों से रिंकी को देखते हुए अपने मन में कहता है, ये यहाँ पर क्या कर रही है? कोई कुछ भी और सोचता उससे पहले ही अजीत अपने हाथ में माइक लेकर अनाउंसर करते हुए कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप सभी मेरे बेटे के जन्मदिन की पार्टी में शामिल हुए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं एक और खुशी आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। जल्दी मैं अपने बेटे की शादी फेमस राइटर मिस्टर जय कपूर की बेटी से करने वाला हूँ। अर्जुन प्लीज कम ऑन दी स्टेज माय सन। अजीत सिंह शेखावत की बात सुनकर अर्जुन की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और अर्जुन गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। लेकिन अर्जुन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए स्टेज पर चला जाता है और अपने पिता के बराबर में जाकर खड़ा हो जाता है। अजीत मुस्कुराते हुए आगे कहते हैं, मिस्टर कपूर, अब मैं चाहूंगा कि आप भी हमारी होने वाली बहू के साथ स्टेज पर आए। रिंकी अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान को चिपकाते हुए अपने पापा के साथ स्टेज पर चली जाती है और रिंकी को स्टेज पर देखकर मोंटी के दिल में एक अनचाहा सा दर्द महसूस होता है। मोंटी के हाथ में जो वाइन का गिलास था, न जाने कब मोंटी का हाथ उसे गिलास पर काश जाता है और वो गिलास मोंटी के हाथ में ही टूट जाता है।